अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आप देख रहे हैं सुबह की सोच, मेरे साथ हैं गजल अशरफ और मेरे साथ हैं हसनैन लियाकत। अस्सलाम वालेकुम, आप सबको कहेंगे खुश आमदीद। मौसम, हाँ जी, जुम्मा मुबारक आप सबको। मौसम भी बहुत अच्छा है। मैं मौसम का जिक्र इसलिए करी थी क्योंकि आज सुबह आते हुए बहुत अच्छा लग रहा था, ठंडी हवाएं चल रही थी। कल शाम से मौसम बहुत हसीन है और आज भी मौसम के हवाले से यही प्रेडिक्शन है कि बारिश होगी और कल सैटरडे को भी यही प्रेडिक्शन है। लेकिन कल जो मौसम के हवाले से बताया जा रहा है वो वही तूफान आने वाला है जिस तरह से पहले आया था। गाड़ियों के शीशों को, घरों के शीशों को नुकसान हुआ था, तो इसलिए आप सबको हम पहले से अलर्ट कर रहे हैं। महकमा मौसमियात ने भी इस हवाले से पेशगोई कर दी है कि जितनी हो सकती है अपनी हिफाजत करें, अपनी चीज़ों की हिफाजत करें और गैर ज़रूरी बाहर ना निकलें। जितना हो सकता है घर में रहें और अपनी गाड़ियों की हिफाजत यकीनी बनाएं क्योंकि गाड़ियों को बहुत नुकसान पहुंचा था लास्ट टाइम। बिल्कुल ऐसी, और गाड़ियों को शेड के अंदर रखिए ताकि आपका नुकसान ना हो। आपकी विंड स्क्रीन आजकल बहुत महंगी हो चुकी है, आप उसका भी ख्याल रखिए और साथ साथ मौसम को भी एंजॉय कीजिए। आगे बढ़ते और अपनी सोशल स्टोरीज की तरफ बढ़ते हैं। सोशल स्टोरीज में पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छी खबरें हैं आज हमारे पास। पाकिस्तान के 65 साला वेट लिफ्टर मकसूद अमजद राठौड़ ने दोहा में जारी एशियन मास्टर्स वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में शानदार कारकर्दगी दिखाते हुए गोल्ड मेडल अपने नाम किया है। 96 किलोग्राम कैटेगरी में उन्होंने मजमूई तौर पे 125 किलोग्राम वजन उठाया और राठौड़ ने उम्र की हद पार करके भी मुल्क का नाम आलमी सतह पर रोशन किया। दोहा में होने वाली एशियन मास्टर्स वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में मकसूद अमजद राठौड़ ने 96 किलोग्राम कैटेगरी में 65 साल से जायद उम्र के ग्रुप में हिस्सा लिया। उन्होंने स्नैच में 55 किलोग्राम और क्लीन एंड जर्क में 70 किलोग्राम वजन उठाकर मजमूई तौर पर 125 किलोग्राम वजन के साथ गोल्ड मेडल जीता। इस इवेंट में पाकिस्तान के 10 एथलीट्स मुख्तलिफ कैटेगरीज में शामिल थे। मकसूद राठौड़ ने यह कामयाबी कौमी सतह पर एक नुमाया एजाज के तौर पर उसको देखा जा रहा है और उनको बहुत बहुत मुबारक हो हमारी सारे प्लेटफॉर्म की जानिब से। जी हाँ, आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस। और इसके साथ जिस तरह से आप बता रहे थे ना कि इतना वेट उठा लिया इस कैटेगरी में मैं तो सुनकर हैरान होती हूँ कि लोग उठा कैसे लेते हैं। मतलब कितनी प्रैक्टिस चाहिए होती है और फिर उसके बाद जब ये खेलते हैं तो एक आपका बन जाता है ना, सीन आप करते रहते हैं। लेकिन हम जैसे लोग जो है बिल्कुल ही इसके लिए मेहनत की जरूरत होती है। जी हाँ, और हम तो मेहनत कर ही नहीं सकते। लेकिन आप जो मेहनत कर रही हैं माशाल्लाह से वो लोग नहीं कर सकते। एग्जैक्टली, मतलब हर एक की एक चीज डिफाइन है। हाँ, ऐसा ही है। अब आपने इस तरह की स्टोरी दी है तो मैंने सोचा कि मैं क्यों पीछे रहूं, मुझे भी थोड़ा सा पार्ट लेना चाहिए। स्पोर्ट्स पे मेरा मुकाबला करना शुरू हो चुकी है, तो मैं देख रहा हूं, नोट कर रहा हूं 1 महीने से। तो वो फिर आपको पता है ना, सोबत का भी असर हो जाता है थोड़ा सा। तो पाकिस्तान ने साउथ एशियन अंडर 12 टेनिस चैंपियन के सेमीफाइनल में भारत को शिकस्त देकर फाइनल में जगह बना ली है। तो मैं इसीलिए मैं और कोई स्टोरी आपको बताऊं ना बताऊं, लेकिन जो भारत की स्टोरी होती है वो मुझे बतानी पड़ती है लाजमी। और इस मुकाबले में राशिद अली ने भारतीय खिलाड़ी थानोश शेखर को 6-2 से और 6-3 से हराया है। जबकि शयान अफरीदी की बात करें तो उन्होंने खत्री नयान को 6-0 से और 6-1 से शिकस्त दे दी है। और दोनों खिलाड़ियों की कारकर्दगी ने टीम को फाइनल में पहुंचाने में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। और इससे पहले अगर ग्रुप की बात करूं तो ग्रुप मैचेस में पाकिस्तान ने मालदीव, बांग्लादेश, नेपाल की टीमों को शिकस्त दी थी, जिससे टीम की फतुहात का सिलसिला अब तक जारी है। और सेमीफाइनल में भारत के खिलाफ फतह ने नौजवान खिलाड़ियों के आज़म और मेहनत को जाहिर भी किया। और अब पाकिस्तान का फाइनल में मुकाबला मेजबान मुल्क श्रीलंका से होगा, जहां पाकिस्तान की टीम भरपूर कारकर्दगी दिखाने के लिए ख्वाहिशमंद भी नजर आ रही है। और ये चैंपियनशिप नौजवान खिलाड़ियों के लिए इंटरनेशनली अगर मैं बात करूं तो तजुर्बा हासिल करने का एक मौका भी फराहम करती है। लेकिन जब बात आ जाती है भारत की तो फिर आगे कुछ भी नजर नहीं आता। बिल्कुल ऐसी है, और भारत को शिकस्त देनी है, हर मैदान में देनी है और ठोक बजा के देनी है। जी हाँ। और गजल ने जब स्पोर्ट्स की बात की, मैंने इन्होंने स्पोर्ट्स की खबर दी। अब देखिए, मेरी क्योंकि स्पोर्ट्स के साथ एफिलिएशन ज्यादा है तो मैं गजल को किसी भी लम्हे आगे नहीं होने दूंगा। यहाँ पे एक और आपको स्पोर्ट्स की खबर देता हूँ आपकी इजाजत से। जी जी, मैं मजाक कर रहा हूं। मैं कौन होती हूँ आपको रोकने वाली? ये बड़ी दिलचस्प खबर है। यूरोपीय चैंपियनशिप में किंग फॉर टाइटल जीतने वाले तुर्क खिलाड़ी ने, जो तुर्किश खिलाड़ी हैं जिसको तुर्किया कहते हैं आजकल, अपनी फतह के बाद फलस्तीनी परचम लहराकर जश्न मनाया। अच्छा। इस इक़दाम के बायस उनका जो तमगा है वो मुअत्तल किया गया। ताम खिलाड़ी ने अपने मौक़िफ़ पर डट कर कायम रहने का ऐलान किया और एहतजाजन अपना जो तमगा है उसने मिस्र के दरिया में फेंक दिया। अच्छा। आउटस्टैंडिंग। उन्होंने कहा कि जब तक हम जिंदा हैं ये जमीन तुम्हारे किसी काम नहीं आएगी। इस बयान के जरिए उन्होंने फलस्तीनियों की हिमायत और उनके हक के खुद इरादियत का अज़्म किया। उनके इस एहतजाज ने बैनुल अक़वामी सतह पर इंसानी हुकूक और सियासी आज़ादी के मौज़ूआत पर
बहस को जन्म दिया। खिलाड़ी के इस इकदाम को खेल के मैदान में सियासी बयान के तौर पर देखा जा रहा है, जिसने नौजवान नस्ल में एक नई तहरीक पैदा की है। दूसरी जानिब कुछ हलके इसको खेल की रूह के खिलाफ भी कह रहे हैं, करार भी दे रहे हैं। इस वाक़े ने यह वाज़े कर दिया कि खेल और सियासत अब आप इनको अलग नहीं कर सकते, बल्कि ये एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। ठीक उसी तरह से जिस तरह पाकिस्तान और इंडिया के मामले में जब क्रिकेट की बात आती है तो फिर हम उसी तरह करते हैं क्रिकेट के साथ, जिस तरह हम सियासत के साथ इंडिया को जवाब देते हैं, इसी तरह से क्रिकेट में भी उनको उसी तरह से जवाब देते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन ये जो भी किया बहुत अच्छा किया, जिस तरह से उनको आज़म और हौसला नजर आया। एग्जैक्टली कि इतना बड़ा मतलब आपको तमगा मिला और जिस तरह से आपने किया। खैर आगे बढ़ते हैं और आपको यूएई से खबर देते हैं, और बहुत इंटरेस्टिंग खबर है यूएई से। वो ये है कि एक तारीखी इकदाम है कि दुनिया का पहला मुल्क बन गया है यूएई जिसने तमाम रिहायशियों को चैट जीपीटी की जो सहूलत है वो मुफ्त फराहम कर दी है। मतलब कैन यू इमेजिन कि आजकल आपको पता है कि एआई का इन तमाम तर चीज़ों का, हाँ मुझे लगता है कि अब जाना चाहिए जहाँ पर आपको इतनी चीज़ें मुफ्त मिल रही हों, और जिसमें आपको ये बताएं कि इजाफी फीचर्स भी हैं, बहुत ज़्यादा इजाफी फीचर्स के हवाले से अगर मैं बात करूँ तो कारकर्दगी उनकी अच्छी है। इस मनसूबे का जो मकसद है वो ये है कि पूरे रीजन में टेक्नोलॉजी की तरक्की और डिजिटल जो इंजमाम होता है उसको फ़रोग देना है, ताकि सार्फिन जो लोग हैं उनको जदीद और मौसर डिजिटल सहूलियात भी मिल सके। और हुकूमत और ओपन एआई के दरमियान जो शराकत दारी है, जो पार्टनरशिप है, उसके तहत ये कदम खित्ते में एआई की रसाई को वसी करेगा बहुत ज़्यादा बड़े पैमाने पर। और इससे ना सिर्फ हमारी डेली बेसिस पर जो काम होते हैं उसमें आसानियाँ हो जाएंगी, बल्कि जो कारोबार होता है, तालीम होता है, इस तरह के शोबों में भी इनकलाब आएगा। और यूएई का ये इकदाम आलमी सतह पर टेक्नोलॉजी अपनाने में एक नुमाया मिसाल भी है कि आप ज़ाहिर आप स्टूडेंट्स को देखें तो वो डिजिटल की दुनिया में आगे बहुत ज़्यादा जा रहे हैं। जैसे मैंने तालीम और कारोबार किया। अच्छा, ये इंतजाम तो हम क्रिकेट में देखते थे, आपने कहा डिजिटल इंतजाम, तो ये इधर भी डिजिटल का इंतजाम, ये किसी और इंतजाम के साथ मैं आपको रिलेट कर रही थी। इंतजाम का मतलब यह है कि डिजिटल को किसी तरह से जो जोड़ने वाला या फिर उसमें बेहतरी लाने वाला इंतजाम के मेरे ख्याल लफ्जी मानी यही है, तो इस वजह से मुझे वो क्रिकेट वाले इंतजाम याद आ गए। ख़वातीन नौज़ात आगे बढ़ते हैं, और इन्होंने एआई की बात की है तो मैं आपको इसी रिलेटेड एक बात बता रहा हूँ। स्कॉटलैंड के दारुल हुकूमत एडिनबरा से, जहाँ पे 2 हाई स्कूल्स के तलबा को दिन के दौरान मोबाइल फोन्स को इस्तेमाल करने पर पाबंदी लगाई गई, आप ये कह सकते हैं, और उनको मखसूस ताले वाले थैलों में रखना होगा उस मोबाइल फ़ोन को, और जो स्कूल की नई फ़ोन फ्री पॉलिसी के तहत नाफिज किया जा रहा है। ये थैले जो कि इस किस्म की पहली कोशिश समझी जा रही है कि तलबा को फ़ोन अपने पास रखने की इजाज़त देते हैं, लेकिन वो सिर्फ दिन के आखिरी सबक के बाद फ़ोन को निकाल कर इस्तेमाल कर सकते हैं। एडिनबरा काउंसिल के मुताबिक ये जो दोनों स्कूल हैं इसमें तकरीबन 86% तलबा और वालिदैन ने फ़ोन के इस्तेमाल पर इस सख्ती की हिमायत की, और बाकी जो 14% थे उन्होंने कहा कि नहीं, ये सख्ती नहीं होनी चाहिए। लेकिन 86% लोगों ने वहाँ पे भी माना कि जो लड़के हैं उनसे ये तमाम तर चीज़ें आपको दूर रखनी चाहिए, और जो गज़ल हंस रही हैं वो किसी और वजह से हंस रही हैं। जी, मैं आपको ये बता रही हूँ कि मतलब कैसी ये पॉलिसी है कि आप स्कूल जाएंगे और आपने एक फ़ोन जो है वो ख़ास किस्म के बैग में लॉक करना है, और जब आप स्कूल से आपकी छुट्टी होगी तो वो उसी लॉक से वो पैक खुलेगा और फिर आप अपना फोन यूज कर सकते हैं। इस तरह की स्ट्रेटजीज होनी चाहिए। और लिंक किसी पे भी क्लिक नहीं करना आपने। बिल्कुल, आपने किसी लिंक पे क्लिक करके इस की इंफॉर्मेशन नहीं देखनी। खैर आगे बढ़ते हैं और आपको कहते हैं कि शारजा से, जहां पर शारजा में हुकाम ने एक गैर कानूनी पानी की जो बोतल है उसका जो बड़ा ऑपरेशन था उसको बंद कर दिया है, क्योंकि तहकीकात के मुताबिक ये मालूम हुआ कि एक आम रिहायशी मकान को पानी बोतल बंद करने और उसे मार्केट में फरोख्त करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था, जिसमें इस्तेमाल होने वाला पानी मयार के एतबार से बहुत ज़्यादा मशकूक था। और ज़ाहिर है फिर जब पानी इस तरह से होगा, गैर मयारी बोतलें बनाई जाएंगी तो ये सेहत के लिए नुकसानदेह होगा। और ये कार्रवाई आपको मैं ये बताऊं कि किसी की इजाज़त से नहीं की गई है किसी सरकारी सतह पर, बल्कि खुद ही अपने तौर पर यह काम किया जा रहा था। और पुलिस और मुतल्लिका महकमों ने फौरी तौर पर कार्रवाई करते हुए इस मकान को भी सील कर दिया जहाँ पर गैर कानूनी काम किया जा रहा था। और शारजा की इंतज़ामिया ने ये वाज़ेह किया है कि वो पानी के मयार और सार्फिन के हवाले से, उनकी सेहत के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ के लिए ऐसे गैर कानूनी कारोबार के खिलाफ कड़ी कार्रवाइयाँ भी करे। और इस इक़दाम का मकसद भी ये है कि आवाम को महफूज और मयारी पानी की फराहमी को यकीनी बनाया जा सके, ताकि हमारी जो सुन्नत है उसमें भी शफाफियत कायम हो। बिल्कुल ऐसे ये 2 काम कर रहे थे, एक तो पानी उस तरह के मयार का नहीं दे रहे थे, और ऊपर से सोने पे सुहागा ये था कि ये जो जमजम है उसको भी गैर कानूनी तौर पे, और वो बेसिकली जमजम होता नहीं था,
वो जमजम के नाम पे फरोख्त नाम कर पर रहे थे। फरोख्त तो किया जा रहा जमजम था। के नाम पे जब आप किसी को फरोख्त करेंगे तो उसके ऊपर आपको या रिबर्टल आना ही आना है, ऊपर वाला भी रिबर्टल देगा, और ऐसे ही हुआ कि इनका बिजनेस इस वक्त ठप हो चुका है। खवातीन हज़रात आगे बढ़ते हैं, और गर्मी की शिद्दत बहुत ज्यादा थी 3-4 दिन पहले, और गर्मी की शिद्दत कराची में भी बहुत ज्यादा है, पाकिस्तान के जो दीगर शहर हैं उसमें भी गर्मी की शिद्दत बहुत ज्यादा है। इस हवाले से साइंसदानों ने बहुत ही जबरदस्त तहकीक की है, और उन्होंने एक इंतहाई सफेद रंग तैयार कर लिया है जो सूरज की रोशनी का 98.1% हिस्सा मुनकिस करता है, जो कि आम सफेद रंग की 80 से 90% की अक्कासी से कहीं दूर होता है। ये नया रंग ना सिर्फ रोशनी को मुनकिस करता है बल्कि इंफ्रारेड हरारत भी खारिज करता है, जिससे रंग लगाई गई सतहें इर्द गिर्द के माहौल से भी ठंडी रह सकती हैं बगैर किसी तवानाई के इस्तेमाल के। अगर इसकी डिटेल में जाया जाए तो ये मालूम होता है कि रंग से ली गई सतहें रात को अपने माहौल से, लेट्स सपोज अभी अगर 40 डिग्री सेंटीग्रेड है रात को, तो 19 डिग्री फ़ारेनहाइट यानी कि 10.5 डिग्री सेंटीग्रेड ये कम कर सकता है टेम्परेचर को, और दिन में ये 8 डिग्री फ़ारेनहाइट तक टेम्परेचर को कम कर सकता है। और इस रंग में हमने बहुत सारे सल्फेट देखे हैं जिसके ज़रात इसमें शामिल हैं, और जिनके साइज़ मुख्तलिफ हो सकते हैं, कुछ बड़े साइज़ के होंगे, कुछ छोटे साइज़ के होंगे, लेकिन इससे होगा ये कि जब ये कलर मार्केट में आएगा तो आप इसको अगर अपने घर में करवाएंगे तो आपको शायद उस तरह से कूलर हर वक्त ना लगाना पड़े। लोग घरों में जो दीवारों पर व्हाइट पेंट कराते हैं, फिर इस तरह अगर हम गाड़ियों की बात करें तो गाड़ियां भी लोग ज्यादातर प्रेफर करते हैं कि व्हाइट कलर की खरीदी जाए। एग्जैक्टली। तो ये सारी चीजें इस चीज की अक्कासी करती हैं कि इस तरह की जब इजादात होती हैं तो ये आप महफूज रह सकें, है ना? क्योंकि हमने देखा है कि अक्सर दीवारों को भी, हमारे घर की अपनी दीवारें व्हाइट होती हैं और गाड़ियां भी बहुत सारे लोग जो है व्हाइट रखना। आपकी गाड़ी व्हाइट है? नहीं, ब्लैक है आपकी गाड़ी। मेरी दीवार भी ब्लैक है, मेरी गाड़ी भी ब्लैक है। बिल्कुल। तो जी ये सूरत हाल है, इस तरह से आपने आगे चलना है और आगे चल के आगे बढ़ना है, जिंदगी में काम भी करना है। आगे बढ़ते हैं और आपको एक स्टोरी देते हैं जो कि चूंटी की है। वो आगे आप अपनी असल बात पे, चूंटी, हाथी, कीड़े, मच्छर, कीड़े मकोड़े, मच्छर, मकड़ी, पता नहीं क्या क्या। आज मैं आपको स्टोरी ये बताने वाली हूँ। चूंटी जो जिस्मानी तौर पर बहुत छोटी होती है लेकिन उसकी ताकत बहुत ज्यादा होती है। अक्सर लोग जो छोटे होते हैं ना, छोटे कद के भी लोग होते हैं, आपने देखा वो बहुत मजबूत होते हैं, उनमें बहुत जान होती है। इस तरह अगर मैं जैसा कि आप जी हाँ, मैं चूंटी की बात करूं तो चूंटी जो है ना वो अजलात की ताकत वजन के तनासुब से यकसा नहीं बढ़ती। यानी अजलात कहते हैं जो आपके मसल्स की कुवत होती है उनको, और छोटे जानदार अपनी छोटे साइज की वजह से निस्बतन ज्यादा। मुश्किल उर्दू क्यों पढ़ी आज? इंजमाम, अजलात। मैं आपको समझा, मैं साथ साथ उनके मीनिंग्स भी बता रही हूँ। नहीं, मैं साथ साथ मीनिंग्स इसलिए बता रही हूँ ताकि देखने वालों को भी समझ आ जाए। तो चूंटियां होती हैं वो साइज में तो छोटी होती है लेकिन ताकत में वो बहुत ज्यादा बड़ी होती है, और इसीलिए चूंटी अपनी जिस्मानी सलाहियत से कई ज्यादा वजन भी उठा सकती है। इस वक्त आप पिक्चर्स देख रहे हैं ना, ये असली चूंटियां हैं जिन्होंने वजन उठाए हैं, और आप समझ रहे होंगे कि हमने तो कभी ऐसा नहीं देखा, लेकिन हमारी डेली की प्रैक्टिसेस नहीं है। जो लोग इनके ऊपर तहकीक करते हैं, साइंटिस्ट होते हैं, जब वो इसके ऊपर काम करते हैं तो उनको पता चलता है, फिर ये स्टोरीज हमारे सामने आती हैं और हमें पढ़ने का ये शर्फ हासिल होता है, और फिर मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो जो चूंटी होती है वो साइज में छोटी होती है लेकिन वजन उठाने में वो बड़े वजन भी उठा लेती है और मजबूत भी होती है। बेसिकली मैं आपको ये बताना चाह रही थी। वाह जी, आपने बहुत ही अच्छी खबर दी कि चूंटी बड़े बड़े वजन उठा सकती है, उसके मसल बहुत अच्छे होते हैं, और आपको भी जिम जाके मसल्स बनाने चाहिए ताकि आप भी ज्यादा वजन उठा सकें। खवातीन हज़रात, ये थी आज की हमारी सोशल स्टोरीज। यहाँ पे वक्त हो जाता है एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और अब हम बात करेंगे कुछ क्रिप्टो करेंसी के हवाले से, क्योंकि आपको पता है कि इस वक्त ये हेडलाइंस की जीनत बना हुआ है मामला। और क्रिप्टो करेंसी है क्या, किस तरह से काम करती है, इन्वेस्टमेंट किस तरह से होती है, किस तरह से फायदा, किस तरह से नुकसान हो सकता है, बिटकॉइन क्या है, इनकी माइनिंग किस तरह से होती है। और फिर कल एक खबर आई, इससे पहले हमने देखा कि कहा जा रहा था कि कौंसिल कायम कर दिया गया था इसके हवाले से, लेकिन कल भी एक खबर आई जिसमें कहा गया कि बिटकॉइन जो रिजर्व है, स्ट्रेटेजी रिजर्व, वो उसका कुछ किया गया है, मतलब उसका भी कौंसिल कायम कर दिया गया। लेकिन ये असल में काम किस तरह से करता है, आम और आप ये कहें कि आसान अल्फाज में इसको किस तरह से समझा जा सकता है। और इसके साथ साथ पाकिस्तान में ये भी कहा जा रहा है कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने और वजीर खजाना ने भी कह दिया है कि इसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं है। एक तरफ काउंसिल्स भी कायम किए जाते हैं, दूसरी तरफ इस तरह से बातें की जाती हैं, तो लोग काफी कंफ्यूज हो रहे हैं। इसको बेहतर तरीके से समझने के लिए आज हमें ज्वाइन कर चुके हैं मोहम्मद इस्माइल साहब, क्रिप्टो एक्सपर्ट हैं। इनसे पहले भी हमारी मुलाकात हो चुकी है, यकीनी तौर पर आप भी इनको डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पर देखते होंगे। अस्सलाम वालेकुम इस्माइल, कैसे आप?
वालेकुम सलाम, मैं ठीक हूँ, आप कैसी है? अच्छा इस्माइल, हमें यही बताएं, अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ, कि किस तरह से अब ये क्रिप्टो काम करेगा, क्योंकि जैसे मैंने अपने इंट्रो में कहा ना कि पहले तो कौंसिल्स भी कायम किए गए, फिर कहा गया कि इसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं है। अगर कानूनी हैसियत नहीं है तो फिर ये किस तरह से वर्क करेगा? ओके, सो पहले हम क्रिप्टो काउंसिल के जो इनिशिएटिव उनको समझने की कोशिश करते हैं, जो कि अनाउंसमेंट हुई है अबाउट द स्ट्रेटेजिक रिजर्व 28 मई को बिटकॉइन 2025 कॉन्फ्रेंस में बिलाल बिन साकिब साहब की तरफ से। ये एक बहुत बड़ी शिफ्ट है टुवर्ड अ डिजिटल इकोनॉमी। इसको अगर हम सिंपल अल्फाज में समझने की कोशिश करें तो जिस तरह गोल्ड को रिजर्व जो है रखा जाता है, इस तरीके से अब क्रिप्टो करेंसीज को एज अ रिजर्व रखा जाएगा। अच्छा। और इसका जो डायरेक्ट इम्पैक्ट है वो हमारी जो मनी है, पैसा है, पीकेआर में राइट, उस पर पड़ेगा, क्योंकि जो क्रिप्टो है उसमें शिफ्ट बहुत ज़्यादा होते हैं और नॉर्मली जो इसका एक पॉजिटिव ग्रोथ है वो हमें देखने को मिलता है। तो अगर गवर्नमेंट इसको एज अ रिजर्व रखेगी तो ये है कि हमारी इकानमी इससे स्ट्रांग होगी और इसका एक बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट हमें देखने को मिलेगा। जिस तरह की हमें लास्ट एक न्यूज़ सुनने को मिली थी कि गवर्नमेंट ने 2000 मेगावाट की जो सरप्लस इलेक्ट्रिसिटी है उसको भी बिटकॉइन माइनिंग के लिए लगा दिया है। तो ये एक बहुत बड़ी न्यूज़ है। अब अगर हम बात करते हैं टुवर्ड द लीगलाइजेशन, तो किसी भी डिपार्टमेंट को कायम करने में टाइम लगता है। उसमें बहुत सारे लूप होल्स होते हैं और उनको पहले कवर किया जाता है, जांचा जाता है। अब अगर हम क्रिप्टो की बात करें तो आपकी बैंकिंग जो सेक्टर है उसके साथ कनेक्टिविटी और उसके साथ साथ जो ओवरऑल बिजनेसेस चल रहे हैं उसको हम किस तरीके से अलाइन कर सकते हैं, ये सारा एक पूरा प्रोसेस होता है। जब ये कंप्लीट होगा तब ये लीगल होगा। लेकिन हाँ, जो एक हवा चली है कि आप क्रिप्टो करेंसी में ट्रेडिंग कर सकते हैं, आप इसके थ्रू पेमेंट ट्रांसफर कर सकते हैं, ये एक बहुत ही पॉजिटिव न्यूज़ है। एंड आफ्टर द यूएस अनाउंसमेंट, पाकिस्तान ने ये जो अनाउंसमेंट की है ये एक ऐसा पॉजिटिव न्यूज़ लेके गया है दुनिया में कि पाकिस्तान जो है वो टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने में बहुत फास्ट एक रोल प्ले कर रहा है। और इसका जो इम्पैक्ट है डायरेक्टली वो क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड जितने भी प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं उनका पाकिस्तान की तरफ एक शिफ्ट है और कंपनीज जो है वो यहाँ पे आएगी, इन्वेस्टमेंट और सरमायाकारी करेगी, जिससे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होगी। अच्छा इस्माइल, एक तरफ मुझे ये बताइएगा, जिस तरह गजल ने इंट्रो में भी बताया कि हम बिटकॉइन के हवाले से बहुत इनिशिएटिव्स ले रहे हैं, गवर्नमेंट ने भी बहुत बड़े बड़े लोगों को अपने मुशीर के तौर पे सामने लेके आए हैं, हायर किया है। लेकिन एक तरफ से ये चीज़ें हो रही हैं, दूसरी तरफ से रिबर्टल्स आ रहे हैं, कभी एक वजीर की तरफ से, कभी दूसरे वजीर की तरफ से, कभी कौमी असम्बली की तरफ से। ये कन्फ्यूजन क्यों है बिटकॉइन को लेके? वैसे तो रीजंस बहुत सारे हो सकते हैं। अगर हम इस बात को यहाँ पे जनरेशन गैप पे लेके जाए कि थोड़ा सा समझना इसको मुश्किल है, क्योंकि न्यू टेक्नोलॉजी है और न्यू टेक्नोलॉजी के अडॉप्टेशन में टाइम लगता है। अब वो एक ऐसा दरमियान में गैप है कि जिसको कवर करने में थोड़ा टाइम लगेगा। क्योंकि अगर मैं अब आपको अभी बता दूं कि जो डील हो रही है, दरमियान में डिस्कशन होती है, इसमें बाकायदा एक मिडल मैन होता है जो क्रिप्टो करेंसी के जितनी भी न्यू इनिशिएटिव होते हैं उसको डिस्कस किया जाता है मिडल मैन के साथ। और मिडल मैन उनको सिंपल अल्फाज में फिर गवर्नमेंट के जो सेक्टर के जो लोग हैं उनको समझाते हैं। तो थोड़े से इश्यूज वहाँ पे है जिसकी वजह से डिफरेंट वज़रा की तरफ से डिफरेंट बयानात आते हैं, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम ये चीज़ें कवर होगी। अच्छा इस्माइल, इससे पहले आप जिक्र कर रहे थे और ये न्यूज़ हमने भी दी थी, एक बड़ी हेडलाइन थी जिसमें 2000 मेगावाट मुख्तस कर दिया गया था, ये हुकूमती फैसला था। लेकिन क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान का इंफ्रास्ट्रक्चर, पाकिस्तान का जो निज़ाम है उसमें इतना पोटेंशियल है कि वो इस चीज़ को मैनेज कर सके? देखिए, जब भी कोई नई टेक्नोलॉजी आती है तो उसकी अडॉप्टेशन में टाइम लगता है और उसको एक्सेप्ट करने में भी टाइम लगता है। अब अगर हम पाकिस्तान के इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर ले तो हम उस लिहाज से रेडी नहीं है, ये बात टोटली अंडरस्टूड है। लेकिन ये जो अनाउंसमेंट हुई है उसके बाद ऑफ कोर्स गवर्नमेंट ऐसे इनिशिएटिव लेगी कि जिससे जो ओवरऑल सिस्टम है उसको अपग्रेड किया जाए और इसकी अडॉप्टेशन हो सके। सो जो माइनिंग की बात कर रहे हैं हम लोग, ये वो एक्सेस सरप्लस इलेक्ट्रिसिटी है जो कि पहुंच नहीं पाती, तो उसके लिए वहाँ के नज़दीकी तरीन इलाकों में जो है इस किस्म की बिटकॉइनिंग माइनिंग वगैरह स्टार्ट कर दी गई है ताकि उस इलेक्ट्रिसिटी को यूटिलाइज किया जा सके। तो ऑफकोर्स इश्यूज बहुत ज़्यादा है और इन इश्यूज को कवर करने में सालों लग सकते हैं, लेकिन ये एक बड़ा हौसला अफजा न्यूज़ है कि ये ओवरऑल पाकिस्तान की इकानमी को अपलिफ्ट करने में रोल प्ले करेगा। अच्छा इस्माइल, इश्यूज भी बहुत हैं इस वक्त, कोऑर्डिनेशन भी इदारों के दरमियान नजर नहीं आ रही, और जिस तरह आपने बताया कि कैपेबिलिटीज का भी बहुत ज़्यादा फर्क है। तो क्या आप समझते हैं कि हम में इतनी कैपेबिलिटी है कि हम इन तमाम इश्यूज को 2-3 साल में या 4 साल में कोप अप करके बिटकॉइन की जो इंडस्ट्री है इसमें अपना नाम बना लेंगे?
अगर हम पाकिस्तान की ओवरऑल बात करें तो पाकिस्तान के लोगों में, पाकिस्तान की गवर्नमेंट में बिल्कुल ये जिद्दत पाई जाती है कि वो जब किसी काम के पीछे लग जाते हैं तो वो कंप्लीट करके रहते हैं। ये तो इंडिया से भी पूछ सकते हैं आप 2049 इस्माइल, ये तो इंडिया से भी पूछ सकते हैं आप इस्माइल, ये तो इंडिया से भी पूछ सकते हैं आप कि हम जिसके पीछे लग जाएं वो टास्क कंप्लीट कर लेते हैं। एग्जैक्टली वही मेरा इशारा उस तरफ ही था। तो इवन मेरे 2 इवेंट्स बाहर हुए और उसमें इंडिया से लोग आए हुए थे एंड लिटरली दे वर लाइक, आप कह ले कि वो जेलस फील कर रहे हैं कि हमारी गवर्नमेंट जो है वो क्रिप्टो को बैन करने में लगी हुई है, उस पर टैक्सेस लगा रही है, और वहां पे पाकिस्तान है जिसने पूरा डिपार्टमेंट उसके लिए ओपन कर दिया है। अच्छा, ये जो कल न्यूज आई थी ना ये बिटकॉइन स्ट्रेटेजिक रिजर्व वाली, इसके बाद मैं देख रही थी कि इंडिया में काफी खलबली मची हुई है, वहां पर इस चीज को एक्सेप्ट ही नहीं किया जा रहा। मैं आपको बता दूं कि हम जिस कॉन्फ्रेंस पे गए थे, वहां पे हम जिस स्टॉल पे जा रहे थे और हम वहां पे बोलते कि हम पाकिस्तान से आए हैं, तो लाइक प्राउड फील होता था किसी तरीके से। वो हमारे साथ बात करते थे, कंग्रेचुलेट करते थे, और सबसे बड़ी बात कि उन्होंने के दुनिया का पहला बिलियनियर तरीन बंदा पाकिस्तान आया जो कि सीजी की फॉर्म में था, और सीजी एज अ एडवाइजर जो है वो पीसीसी को सपोर्ट कर रहा है, जो कि एक बहुत बड़े एक्सचेंज का हेड है। सो दिस इज समथिंग जो कि पॉजिटिव मूव है। और अगर आप देखिए जो कॉन्फ्रेंस हो रहा है जहाँ पे बिलाल बिन साकिब साहब ने अपनी स्पीच दी है, यानी कि वो एक छोटी कॉन्फ्रेंस नहीं है, वो दुनिया की जदीद टेक्नोलॉजी की कॉन्फ्रेंस है जहां में पाकिस्तान अपना रोल प्ले कर रहा है और स्टेज शेयर किया जा रहा है। तो दीज आर द स्टेप, जब इनको देखा जाएगा और दुनिया का रिस्पांस देखा जाएगा तो उनके बेसिस से मैं समझता हूँ कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट मस्ट इसमें अपना इंटरेस्ट शो करेगी और तेज से तेज तरीन डेवलपमेंट करके इस टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने में अपना रोल प्ले करेगी। सही हो गया। ठीक अच्छा, हो गया। इस्माइल मुझे लास्टली ये भी बता दीजिएगा कि अब इससे अगर हम ओवरऑल देखें तो इकोनॉमी को पाकिस्तान की कितना ज्यादा फायदा हो सकता है? अगर मैं आपको बता दूं, इस वक्त दुनिया का सबसे जो एक्सपेंसिव तरीन डेवलपर है या प्रोग्रामर है जो कि हायर किया जाता है वो क्रिप्टो रिलेटेड ही है, और पाकिस्तान के लोग इसमें बहुत आगे हैं क्योंकि पाकिस्तान के बहुत सारे क्रिप्टो के प्रोजेक्ट इस वक्त चल रहे हैं जो कि दुबई से और डिफरेंट अदर कंट्रीज से लाइक मैनेज हो रहे हैं। तो अगर पाकिस्तान के अंदर लीगल होता है तो किसी कंपनी को बाहर जाने की क्या जरूरत है। उसके साथ साथ जैसे ही ये पीसीसी की अनाउंसमेंट हुई तो सोलाना ने पाकिस्तान के अंदर जॉब्स की अनाउंसमेंट कर दी, और इसके साथ साथ उनके जो ऑफिस थे और इस तरह बहुत सारे गेम डेवलपर यानी कि गेम्स जो है उसकी कंपनी से पाकिस्तान में अपना इंटरेस्ट शो कर लिया। कल मुझे कॉल आई थी यूके से, एक दोस्त थी जो कि 2025 कॉन्फ्रेंस में बैठा हुआ था, और उसने मुझसे ये डिस्कस किया कि एक बहुत बड़ी गेम कंपनी है जो कि पाकिस्तान के अंदर स्टार्ट लेना चाहती है। तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज ओवरऑल क्रिएट होगी, टेक्नोलॉजी में हमारी अडॉप्टेशन होगी, हम एक नाम क्रिएट करेंगे और पाकिस्तान सही मानों में इस टेक्नोलॉजी से फायदा उठाएगा। ठीक हो गया। थैंक यू सो मच इस्माइल फॉर ज्वाइनिंग अस। आज मेरा ख्याल है कि इस्माइल ने हम जैसे आम लोगों को भी और पूरी ऑडियंस को भी ये समझाने की कोशिश की कि किस तरह से आप क्रिप्टो करेंसी से फायदा उठा सकते हैं और पाकिस्तान को फायदा होगा। थैंक यू सो मच। यहाँ पे वक्त हो चाहता है एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और अब कुछ बात कर लेते हैं कि मुल्की सियासत में क्या कुछ चल रहा है। एक तरफ डील की बातें हैं, एक तरफ इमरान खान की रिहाई के हवाले से बातें हैं, एक तरफ मुज़ाकरात के हवाले से बातें हो रही हैं। हलीमा खान साहिबा का हमने कल ही बयान सुना था जिसमें वो कह रही थी कि जो कुछ मेरे भाई से लेना है ले लो, गिव एंड टेक जो भी है करना है कर लो। कल ही फिर उस चीज़ की वजाहत भी आ गई। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि जी हलीमा खान साहिबा का जो ये बयान है उसको दूसरी तरह से लिया गया, एक्चुअल में ये बयान इस तरह से नहीं था, डील हरगिज़ नहीं होगी, ये आपको हम वाज़ेह तौर पर बता रहे हैं। फिर उसके बाद थोड़ा सा मखसूस नशिस्तों का भी मामला है, उस पर भी डिस्कशन करेंगे। तो हमें कौन ज्वाइन कर चुका है? बिल्कुल जी, हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर एंकर पर्सन प्रोग्राम सवाल से आगे की मेज़बान और आप सबकी जानी पहचानी शख्सियत अलीना शिकरी साहब हमारे साथ मौजूद है। अलीना, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। गुड मॉर्निंग। सबसे पहला सवाल ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन का शिकार नज़र आती है, और अब मैंने देखा है कि जो मैसेज हैं जो उनको सपोर्ट कर रहे थे वो भी कहते हैं यार कि इनके बयान भी आपस में नहीं मिलते, एक दिन कुछ और बात करते हैं, दूसरे दिन कुछ और बात करते हैं, और कन्फ्यूजन का शिकार बहुत ज़्यादा नज़र आती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। अस्सलामुअलैकुम, बहुत शुक्रिया हसनैन और गजल, आप दोनों को गुड मॉर्निंग एंड थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि कंफ्यूजन का शिकार ये पार्टी जरूर है, मिक्स सिग्नलिंग आ रही है उनकी तरफ से। अब ये भी देखा जाए कि अगर एक पार्टी का जो कैप्टन होता है वो अगर अराउंड ना हो या वो जेल में हो 2 साल से हो तो फिर एक वो पार्टी एक रेडरलेस शिप की तरह होती है। तो इस वक्त नजर आ रहा है कि ना उस क़यादत में कोई डायरेक्शन बहरहाल दिखाई दे रही है और ना ही वो आगे ट्रांसलेट कर सकते हैं या पास ऑन कर सकते हैं अपने सपोर्टर्स को।
सपोर्टर्स 12 और हमें काफी दफा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सर्कल्स में ही ऑफ द रिकॉर्ड बड़ी दफा ये बात कही गई है कि हमसे वोटर्स हमारे हलकों में सवाल करते हैं कि जी आपने वोट लेकर इमरान खान के नाम पे आप असेंबलियों में चले गए, आप उसकी रिहाई के लिए कर क्या रहे हैं? अब हम एज वी स्पीक 663 डेज 663 दिन हो गए हैं साबिक वजीर आजम इमरान खान साहब को जेल में, और पार्टी क़यादत जो कि बाहर है, जिनके ऊपर बड़ी तनकीद हो रही है कि इनके पास एक स्ट्रैटेजी नहीं है और इनको इमरान खान साहब के इशारों की या उनके अहकामात की जरूरत पेश आ रही है उनको बाहर निकालने के लिए। मतलब जेल से ही शाह महमूद कुरैशी साहब इनकार्सरेटेड लीडर अगेन, वो उनको कहना पड़े कि जी आप अपने इख्तलाफात को दूर रखें, पार्टी को जो है वो मुनज़्ज़म कीजिए। वो जेल से बैठ के लीडरान को ये कहना पड़ेगा, इमरान खान साहब को इनको हिदायत देनी पड़ेगी और फिर ये आगे जाके वो लाए अमल या वो स्ट्रैटेजी बनाएंगे कि जी वो तहरीक चला सके। एक मुल्क की तहरीक की अब बात हो रही है, अलायंस ये बना नहीं सके ऑपोजिशन की अभी तक, दीगर सियासी जमातों को जो है वो लेकर नहीं आ सके। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान जो प्लेटफॉर्म है, आपको पता है कि वो कब से फाल है, लेकिन वो इस हद तक गैर फाल नजर आ रहा है। आप उसको एक पोटेंट या एक ऐसा थ्रेटनिंग प्लेटफॉर्म नहीं बना सके हुकूमत के लिए कि हुकूमत दबाव फील करे। हुकूमत इस वक्त इंतहाई कंफर्टेबल पोजीशन में ऑपोजिशन ही की वजह से नजर आ रही है, क्योंकि अगर ऑपोजिशन अगर हो जो कि जिसका काम होता है, जिसकी हमेशा स्टेटेड पोजीशन होती है हुकूमती इकदामात पर, वो अपनी तनकीद भी करती है और वो दबाव डालती है कि हुकूमत जो है अब वो आया कि अवाम को वो रिलीफ क्यों नहीं दे पा रही या गवर्नेंस के मामला क्यों नहीं हल हो पा रहे। उस पर ऑपोजिशन का बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि ऑपोजिशन की तरजीहात ही फिर कुछ और है, या ऑपोजिशन को समझ ही नहीं आ रही कि वो डायरेक्शन किस तरह से अडॉप्ट करनी है। और ऑपोजिशन में सबसे बड़ी जमात जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। आपने जहां पर बात की कि कुछ लोग कुछ दो के वो जो कॉन्टेक्स्ट था, उस पर भी बहुत तनकीद हो रही है कि शायद अलीमा खान साहिबा भी माजी में जिस तरह हमारे लीडरान ने कोई ना कोई डील स्ट्राइक करके वो बहरहाल नजर आता है कि सेटलमेंट कर लेते हैं, या एनआरओ की जो बात होती है, अब वो अलीमा खान साहिबा की भी स्टेटमेंट को एनआरओ के कॉन्टेक्स्ट में ही देखा जा रहा है। अगरचे इमरान खान साहब ने गुज़िश्ता रोज ये बात क्लियर कर दी जब उनके पार्टी के लीडरान ने भी उनसे मुलाकात की और अली जफर साहब ने ऑन रिकॉर्ड आके ये बात कही थी कि इमरान खान साहब ने एस्टैब्लिशमेंट के लिए मुल्क की में एक जो कौमी यकजहती है और मुल्क के लिए एस्टैब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात के लिए दरवाजे खुले रखे, लेकिन कुछ लोग कुछ दो का सवाल ही नहीं पैदा होता। अली जफर साहब ने कहा कि इमरान खान ने कहा कि अगर मैंने कुछ लोग कुछ दो ही करना होता तो फिर मैं इतने अरसे से जेल में ना बैठा हुआ था। कुछ लोग कुछ दो का सवाल ही नहीं पैदा होता। तो लिहाजा ये जो तमाम बातें हो रही है, तमाम तज्जिए आप लोग सुन भी रहे होंगे कि जी इमरान खान के नाम पे क्रॉस लगा दिया गया है और जो इदारे हैं उनकी टॉप जो ब्रास है वो इमरान खान से बड़ी जो है वो एक एनिमोसिटी रखती है या नफरत करती है। इस किस्म की गुफ्तगू करना सियासी उस लीडर के लिए भी मैं समझती हूँ कि जिसके साथ अवाम की जिसको पजीराई हासिल हो। जो 8 फरवरी 2024 में आपने रिजल्ट्स देख लिए थे, और अगरचे ये कहा जा रहा है कि अगर रेड लाइन लग गई है इमरान खान के नाम पे, तो हमने माजी में बड़ी हमारी एक तारीख रही है हसनैन और गजल, जब सियासी लीडरान के नाम पर क्रॉस लगाए गए, रेड लाइन लगाई गई, और फिर वो रेड लाइन किस तरह से मिटती हुई नजर आई, वो भी हम सबने खुद ही देख लिया, ऑन द रिकॉर्ड है। अच्छा अलीना, मुझे ये बताएं, कितने बेनजीर भुट्टो साहिबा, नवाज शरीफ साहब, सबके नाम पे क्रॉस लगाए गए थे, लेकिन वो बड़े टेम्पररी होते हैं। उसके बाद फिर वापस से हमें सियासत में किस तरह से एक फाल किरदार और मुतहर्रिक, और हमने देखा कि वजीर आजम के मनसब पे भी, वजारत उज़्मा के मनसब पे पहुंचते हुए नजर आए। सो नथिंग इज परमानेंट इन पाकिस्तान, प्रेडिक्टेबल भी सिवाय पास के कुछ नहीं होता। बिल्कुल। अच्छा अलीना, जिस तरह से अभी आप कह रही थी ना कि हमने देखा कि बहुत सी बातें चल रही थी ईद से पहले भी, छोटी ईद से पहले भी, उसके बाद भी तहरीक चलाई जाएगी, लेकिन फिर हमने मौलाना साहब की बातें भी सुनी। उन्होंने कहा कि इस पार्टी में तो यकसुई ही नहीं है, तो किसकी बात पर हम यकीन करें, कुछ समझ नहीं आती। आप क्या समझती हैं कि पीटीआई को बतौर पार्टी अब एक बयानिया तो बनाना ही होगा, क्योंकि ज़ाहिर है जब इनका एक बयानिया नहीं होगा, एक नैरेटिव नहीं होगा, तब तक ये आगे भी नहीं बढ़ सकेंगी। आपको लगता है कि अब इनके पास मौका है ही नहीं, या इनको मौका मिल नहीं रहा, क्योंकि इनकी तमाम तर बातें तो अब फेल हो चुकी हैं कि हुकूमत नहीं चल सकती, हुकूमत अपना टाइम भी पूरा कर रही है, हुकूमत अपना नाम भी बना रही है, कठपुतली वाली बातें भी इनकी रायगा गई, फिर उसके बाद जिस तरह की बातें करते थे इलेक्शंस दोबारा कराओ, उनका भी कोई फायदा नहीं है। आप बिल्कुल दुरुस्त कह रही है। अच्छा, बयानिया को नुकसान सबसे ज्यादा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर से ही पहुंच रहा है। जो उनकी क़यादत है वो इतनी डिवाइडेड नजर आ रही है। आप स्टेटमेंट देखिए, इतने शदीद तजादात है, और टॉप लीडरशिप में आपस में एक दूसरे के साथ इतने इख्तलाफात हैं कि, और बाकायदा तौर पे जो हमारी खबरें वो ग्रुपिंग्स को इंडिकेट करती है कि जी एक एक ग्रुप्स बाकायदा तौर पे बना लिए गए हैं, और वो एक दूसरे को डाउन कराने के लिए या लोगों के सामने जो है एक डेंट पहुंचाने के लिए वो किस किस्म की
हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। फिर आपको नजर आता है कि कुछ लोग बहुत ज्यादा एक जो इदारों के मुखालिफ मैं समझती हूँ कि कुछ बयानात भी अगर आते हैं, आपको पता है कि जारहाना जब तक ये अग्रेसिव एक मज़ाहिमती सियासत को नहीं आगे लेकर बढ़ेंगे, तब तक वो उनको लगता है कि अवाम में पजीराई भी उनको नहीं मिलेगी। और जहां पर जो डोसाइल एक बिहेवियर नजर आए, जहां पर आपको पता है पार्टी की क़यादत के काफी ऐसे लोग हैं कि जो चाहते हैं और जिस तरह डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब वफाकी वजीर बराए पार्लिमानी उमूर, वो कहते हैं 80% पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में लोग ऐसे हैं कि जो कि चाहते हैं मुज़ाकरात के जरिए मामलात आगे बढ़े। अब इसमें ये हो रहा ये है कि और वो 20% वो कहते हैं ऐसे लोग हैं जो कि इंतशार चाहते हैं, जो चाहते हैं कि जी मज़ाहिमत हो, अग्रेसिवली हम चीजों को आगे लेकर चले। आप अग्रेसिवली बहुत ज्यादा चीजें, जाहिर है आप मुज़ाकरात के लिए वो फिर माहौल ही आप कंड्यूसिव नहीं बना सकते। आपस में एक दूसरे के इख्तिलाफात को, पार्टी को मुनज़्ज़म करना, बार बार इमरान खान साहब इस बात पे स्ट्रेस कर रहे हैं कि पार्टी को एक वेल प्रिपेयर्ड और वेल ऑर्गेनाइज करके ही आपने कोई तहरीक आप चला सकते हैं ना, जिसमें आपको कामयाबी आप जिसमें डिविडेंड्स हासिल कर सके। और इमरान खान साहब को ये फिर कहना पड़े कि जी जो विकेट के दोनों तरफ खेल रहे हैं उनको भी कह देता हूँ कि वो नजरिए के साथ है या वो नहीं है, वो एक दफा डिसाइड कर लें और वो फैसला कर लें। तो ये भी जो इंडिकेशंस आ रही है उसमें नजर आ रहा है कि जी कुछ अनासर ऐसे हैं पार्टी के अंदर कि जो कि विकेट के दोनों तरफ खेल रहे हैं और डिवीजन इस हद तक है कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बहुत शदीद नुकसान पहुंचाए हुए। ऐसे में आप फिर इमेजिन करें कि अलायंस किस तरह से फॉर्म होगी। लीगल फ्रंट पे अभी भी इनके पास बड़े चैलेंजेस हैं और उसमें बहुत सारे लोग तो ये समझने से कासिर हैं कि आपको जो 5 जून को ये पता है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बहरहाल 190 मिलियन पाउंड की वो जो सजा मौतली की दरख्वास्त है, अपील है, वो मुकर्रर तो की गई है, वो केस लग तो गया है, लेकिन 5 जून को गौहर साहब को भी नजर आ रहा है कि और उनको उम्मीद है कि इमरान खान साहब की रिहाई मुमकिन हो जाएगी। बहरहाल चैलेंजेस तो उनके कम किसी भी तौर पे होते हुए दिखाई नहीं दे रहा। और अगर तो इमरान खान साहब का जो मौकिफ, करंट मौकिफ है जहां पे वो बिल्कुल सब चीजें वो कहते हैं कि मैं 3 मिनट के लिए भी खामोश नहीं रहूंगा, 3 मिनट के लिए भी सरेंडर नहीं करूंगा। मुझे 2 साल पहले उनको 3 साल के लिए खामोश रहने का कहा गया था। वो जिस तरह कल उन्होंने बताया कि जी 3 शराइत आयद की गई थी और 3 जवाबात भी उन्होंने ऐसे दिए हैं कि जिसपे कहीं ना कहीं हमें सेटलमेंट तो बहरहाल मामला बिल्कुल ऐसे होते हुए दिखाई दे। अच्छा अलीना, मुझे लास्टली इसके ऊपर भी कमेंट कीजिएगा कि हमारी गवर्नमेंट्स की, जितनी भी गवर्नमेंट्स हैं, उनकी ये कार्रवाई रही है कि किसी महाज पे अगर हमें कोई कामयाबी मिले तो हम उस कामयाबी की मद में बहुत सारी ऐसी चीज़ें कर जाते हैं जो अवाम के मफाद में नहीं होती या फिर अवाम उस तरफ तवज्जो नहीं देती। और अब यही लग रहा है कि एकदम से मखसूस नशिस्तों का केस आया, जिस तरह के रिमार्क्स आ रहे हैं, तो मुझे तो रिमार्क्स से अपरेंटली ये लग रहा है कि शायद मखसूस नशिस्तें भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खाते में नहीं जाएंगी। आपको क्या लगता है? हसनैन बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, राइटिंग ऑन द वॉल तो बहरहाल सबको इंडिकेशंस तो यही नजर आ रही है। जितने तेजी से ये मामला और ये मखसूस नशिस्तों का जो रिव्यू का ये केस है, अब आप इमेजिन करें कि एक फैसला जो 12 जुलाई को गुज़िश्ता साल आया, जो कि 13 जजेस का फैसला था, सुप्रीम कोर्ट जिसको हम समझते हैं कि फाइनल आर्बिटर होता है किसी भी मुल्क में, सुप्रीम कोर्ट की अथॉरिटी, मतलब आप अब कुछ और इसके आगे जो है वो समझा ही नहीं जा सकता कि आप उसके फैसले पर अमल दरामद ना हो, एक तो ये बात, और अमल दरामद ना होने के बावजूद वो रिव्यू में चले जाए। जिसने अमल दरामद कराना था, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, उसका फैसले में भी जिक्र था कि उसने किस तरह से जो गलतियों का तसलसल था और इलेक्शन कमीशन ने अपनी जिम्मेदारी, जो कि आइन के 2 आर्टिकल 218 से लेकर 222 तक वो एक क्लियरली डिफाइन करता है कि किस तरह इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने केयर टेकर सेटअप की, केयर टेकर हुकूमत की मावनत करनी थी इन द एक्सरसाइज ऑफ इलेक्शंस। बट इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो उसका पूरा रोल माजरत के साथ नजर आया कि वो एक पार्टी बना हुआ था और उसने कितनी गलतियां, कितनी गफलत और कितनी डिलिबरेट बहरहाल जो कि नजर आती हैं कि एक पार्टी के साथ जो कुछ हो रहा था। लेकिन लग रहा है बज़ाहिर कि ये बड़े तेजी में ये मामला चलाया जा रहा है और तारीख अब में देखते हैं लीना कि आगे जाकर इसका क्या एंड होता है। थैंक यू सो मच। सीनियर रैंक पर्सन अलीना शिगरी साहिबा हमारे साथ थी, तज्जिया निगार मौजूद थी और बात कर रही थी जो कुछ इस वक्त पीटीआई में हो रहा है, मखसूस नशिस्तों के हवाले से हो रहा है और अपनी पार्टी जो है वो खुद ही नुकसान पहुंचा रही है अपने नैरेटिव को। तो देखते हैं कि आगे चलकर कैसे मामलात ये हैंडल होते हैं। यहाँ पर लेंगे एक ब्रेक और ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे विद अस।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और अब कुछ बात कर लेते हैं पोलियो वायरस के हवाले से। और आप सब लोग जानते हैं कि पोलियो वायरस के जो केसेस हैं वो जिस तरह से रिपोर्ट होते हैं पाकिस्तान में, पाकिस्तान अभी तक इफेक्ट है उससे। और साथ ही साथ अगर बात की जाए तो इस साल की तीसरी जो पोलियो मुहिम है उसका आगाज़ हुआ था 26 मई को और आज है जी 30 तारीख। और आज तक ये इसका जो है वो इतने दिन तक ये जारी रही थी, 26 मई से लेकर 30 मई तक। लेकिन हम देख रहे हैं कि तीसरी बार जो है ये हुकूमती फैसला था कि होनी चाहिए, तीसरी बार इस मुहिम का आगाज़ किया गया ताकि पोलियो से पाक किया जा सके। लेकिन पोलियो का खात्मा अभी तक क्यों नहीं किया जा सका, एक बहुत बड़ा सवाल है। क्यों, इसमें किस किस की गफलत है? जाहिर है एक एंड से तो काम होता है लेकिन दूसरे एंड से काम होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इंडिविजुअल हम सब की जिम्मेदारी है कि इसके ऊपर बात करें। और इसी पर बात करने के लिए हमें ज़ियाउर रहमान साहब ने ज्वाइन किया, स्पोक्स पर्सन है पाक पोलियो प्रोग्राम के। बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त दिया। सबसे पहले मेरा सवाल आपसे यही है कि अगर हम देखें तो ये तीसरी मुहिम है इस साल की, लेकिन हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान और हमारा जो हमसाया मुल्क है अफगानिस्तान की अगर बात की जाए तो वहां से अभी तक इसका मुकम्मल खात्मा नहीं हुआ। वजह क्या नजर आती है आपको? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले गज़ल और हसनैन मैं आपके प्रोग्राम का शुक्रिया अदा करता हूँ। हर दफ़ा जब भी कैंपेन होती है आप भरपूर तरीके से इस नेशनल कॉज में अपना हिस्सा डालते हैं। आपका चैनल फोर फ्रंट पे होता है, बहुत शुक्रिया आपका। जैसे आपने कहा है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान आखिरी दो ममालिक रह गए हैं जहाँ से जहाँ अभी भी पोलियो का वायरस पाया जा रहा है। इसकी बहुत सारी वजूहात हैं, लेकिन जो अगर आप देखें हिस्टोरिकली तो जब हमने 1994 में अपना पोलियो कैंपेन्स स्टार्ट की थी तो उस वक्त 20,000 पोलियो केसेस होते थे। और साल हर साल की कैंपेन्स के बाद अब ये जो नंबर्स हैं पोलियो वायरस के जो पाकिस्तान में केसेस आ रहे हैं वो सिंगल डिजिट या डबल डिजिट तक आ चुके हैं। और हम बहुत करीब हैं कि हम पोलियो से फ्री हो सकते हैं, पाकिस्तान पोलियो का खात्मा कर सकता है। इस मकसद के लिए जैसे आपने बताया कि इस साल की तीसरी बड़ी पोलियो मुहिम अभी जारी है और आज उसका 5वां दिन है। और अब तक की जो नताइज हैं बहुत हौसला अफजा हैं और तकरीबन जो है 90% के अराउंड जो पेरेंट्स हैं उन्होंने अपने बच्चों की वैक्सीनेशन की है। अभी भी हमारे पास 2 दिन है जिसमें हम इंशाल्लाह अपना टारगेट 100% पर लेकर जाएंगे। लेकिन जैसे कि एक हाई सीज़न शुरू हो रहा है और गर्मियों का मौसम है, एक हाई सीज़न है जिसमें वायरस बहुत ज़्यादा फैलता है तेज़ी से, तो ये बहुत ज़रूरी था कि मुल्की लेवल पर, मुल्कीर लेवल पर एक बड़ी कैंपेन चलाई जाए इससे पहले कि वायरस का स्प्रेड हो। तो ये कैंपेन बड़ी एक होपफुल वो है कि जिससे हम इंशाल्लाह वायरस को ट्रांसमिशन रोक सकेंगे। ज़िया साहब, ये आपकी भी एफर्ट्स होती है, हर साल में 3-3 दफ़ा आप एफर्ट करते हैं। ये बताइएगा कि जिस तरह की एफर्ट्स आपको पाकिस्तान मीडिया में भी, सोशल मीडिया में भी पोलियो के हवाले से नज़र आती हैं, तो इनका कोई ग्राउंड में इफेक्ट आपको नज़र आता है? वो जिस तरह एक हरदर्मी वाला माहौल हम देखते थे उसमें कमी आई है, लोग अपने बच्चों को आसानी से पोलियो के कतरे पिलाते हैं अब? जी, अगर मैं कंपेयर करूं कुछ साल पहले तक तो पाकिस्तान के सोशल मीडिया पे और बाकी मीडिया चैनल्स पे कुछ मिस इन्फॉर्मेशन चल रही थी, जो कि मिस इन्फॉर्मेशन कि एक इरादतन नहीं होती, गलत फहमी की बुनियाद पे भी होती है। और बहुत दफ़ा ऐसे होता है कि जो इन्फॉर्मेशन दे रहा होता है उसको नहीं पता होता कि ये ठीक है या गलत है, लेकिन उसका नुकसान होता है प्रोग्राम को। तो ये जो आप लोगों का एक ताउन है, जिस आपकी तवसत से हम अपना मैसेज देते हैं, सोशल मीडिया चैनल्स पर हम अपना मैसेज देते हैं, उसकी वजह से अब ट्रेंड ये है कि बहुत ज़्यादा कम हो चुकी है और लोगों में अवेयरनेस आई है। घर घर पोलियो जो वैक्सीनेटर्स हैं वो जा रहे हैं तो उनको वेलकम किया जा रहा है। कुछ इलाके, कुछ पॉकेट्स अभी भी ऐसे हैं जहाँ पर हम स्ट्रगल कर रहे हैं, जहाँ पर हम एक चैलेंज है जिसमें साउथ केपी का इलाका है जहाँ पर पोलियो वर्कर्स घर घर नहीं जा पा रहे और उसका जो बिल्कुल इम्पैक्ट है वो आप देख रहे हैं कि वहाँ से पोलियो के केसेस भी आ रहे हैं। तो हम इस प्रोग्राम के तवसत से ये मैसेज ज़रूर दे रहे हैं कि देखें, जब भी पोलियो वर्कर्स आपके दरवाजे पर आएँ अपने बच्चों को वैक्सीनेट करें। वो इलाके जहाँ पर वैक्सीनेशन नहीं हो सकी बहुत सारी वजूहत की वजह से केसेस वहाँ से ज़्यादा आ रहे हैं। बिल्कुल, लेकिन ज़िया साहब मेरा ख्याल है कि हम हर दफ़ा, जिस तरह आपने भी फरमाया कि हम ये इस हवाले से प्रोग्राम्स करते हैं, कैंपेन्स भी चलती हैं, डोर टू डोर जाकर हो रही हैं कैंपेन्स, लेकिन शायद अब हमें पता है कि लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स इसके क्या हैं। एक बार फिर से अगर देखने वालों को, वालिदैन को, उन तमाम लोगों को हमारे प्रोग्राम से अगर ये मैसेज चला जाए, उनको पता चल जाए कि इसके क्या असरात हो सकते हैं, तो शायद उनके दिमाग की बत्ती खुल जाए, जो लोग अपने बच्चों को नहीं पिलाते पोलियो के कतरे। तो मैं चाहूँगी तो कि आप इस पर भी रोशनी डालें कि इसके लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स क्या होते हैं।
جی اس میں سب سے بڑا فیکٹر یہ ہے کہ پولیو وائرس بہت تیزی سے پھیلتا ہے، اور یہ جو بار بار حکومت پاکستان کیمپینز کرتی ہیں، بہت سارے والدین کو اس پہ اعتراض ہوتا ہے کہ یہ بار بار پولیو ورکرز ہمارے دروازے پر کیوں آ رہے ہیں۔ ہمارے جو پروگرام کے جو ہم انالیسس کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ جن بچوں کی بار بار ویکسینیشن ہوتی ہے وہ پولیو وائرس کی موجود، کیونکہ اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں ملک کے تقریباً 50 سے زیادہ شہروں میں اور علاقوں میں پولیو وائرس جو ہے پایا جا رہا ہے، انوائرمنٹل سیمپلز پازیٹیو ہے، اور جن بچوں کی بار بار ویکسینیشن ہوتی ہے وہ اس وائرس سے بچ جاتے ہیں، لیکن وائرس اس بچے تک پہنچنے کی کوشش کرتا ہے جس کی کبھی بھی ویکسینیشن نہ ہوئی، اور اس کے اوپر جو روٹین ایمونائزیشن ہے، جو پیدائش کے بعد جو 16 مہینے تک جو ڈفرینٹ ٹیکے لگتے ہیں، جس میں ملیریا ہے، تپیدق ہے، خسرہ ہے، بہت ساری اور بھی بیماریاں ہیں جو 12-13 قسم کی بیماریاں ہیں، اگر ان کے خلاف جو ہے وہ ٹیکے لگ چکے ہیں ٹائم پر تو بچہ محفوظ رہتا ہے، اس کی امیونٹی ہوتی ہے۔ اور یہ بہت ضروری ہے کہ جب بھی پولیو ورکر آئیں بچے کو ویکسینیٹ کریں تو بچہ محفوظ رہے گا۔ اچھا ضیاء صاحب، سوری آئی ایم کٹنگ یو، یہ ایک بہت بڑی مت بھی ہے کہ ایک دفعہ جب بہت سارے لوگ پہلے تو ریزسٹ کرتے ہیں، لیکن جب ایک دفعہ وہ قطرے پلا لیتے ہیں اس کے بعد وہ کہتے ہیں یار وہ تو پلا دیے تھے، بس ایک ہی دفعہ لازمی ہوتے ہیں، تو کیا یہ ایک ہی دفعہ لازمی ہوتے ہیں یا جب جب پولیو ٹیمز جائیں تو آپ کو پلانے چاہیے؟ نہیں، اس لیے دیکھیں اس کو وائلڈ پولیو وائرس کہتے ہیں، اس کی وجہ یہ کہ یہ اٹیک کرتا ہے، اور ریسنٹلی ہم نے بہت سارے ایسے کیسز بھی دیکھے ہیں کہ جن بچوں کی بالکل ویکسینیشن نہیں ہوئی تھی یا ماضی میں کوئی ایک دفعہ ان کی ویکسینیشن ہوئی تھی تو وہ معذوری کا شکار ہو گئے کمپیئر ٹو دوز کہ جن کی ویکسینیشن ریگولرلی ہوتی ہے، ان کو پولیو کا اگر اٹیک بھی ہوا تو ان کے اوپر سمٹمز نہیں تھے۔ اکثر یہ ہوتا ہے پیرنٹس کہتے ہیں کہ یہ تو اس کو پولیو نہیں ہے، لیکن پولیو پروگرام کہہ رہا ہے کہ اس کو پولیو وائرس ہو چکا ہے، تو وہ وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس کی ویکسینیشن اتنی اچھی ہو چکی ہوتی ہے، اس کی امیونٹی اتنی بہتر ہوتی ہے کہ اگر کوئی اس طرح کا ایشو آئے بھی تو اس کو نقصان نہیں پہنچتا، وہ معذور نہیں ہوتا، وہ ٹھیک ٹھاک ہوتا ہے۔ تو یہ بہت ضروری ہے کہ ویکسینیشن ریگولر ہوں تاکہ قوت مدافعت جو امیونٹی ہم بولتے ہیں وہ بچے کی برقرار رہے، تو انشاءاللہ کوئی اس طرح کا کیس نہیں آتا۔ اچھا ضیاء صاحب، مجھے یہ بتائیں کہ ہم نے ہمیشہ سے اس پر تو بات کی ہے کہ چھوٹی عمر کے بچوں کو یہ وائرس افیکٹ کرتا ہے، لیکن کیا بڑی عمر کے افراد بھی پولیو ویکسین لے سکتے ہیں اور کس عمر تک یہ افیکٹ کرتا ہے یہ بھی بتائیے گا۔ یہ وائرس جو ہے 5 سال تک کے بچوں کے لیے بہت نقصان دہ ہوتا ہے، کیونکہ ان کی قوت مدافعت بہت کم ہوتی ہے کمپیئر ٹو 5 سال سے جو بڑے عمر کے جو ایڈلٹس ہیں، بچے ہیں، ان کی قوت مدافعت نیچرلی بہت بہتر ہوتی ہے، کیونکہ ڈفرینٹ ویکسینیشنز یا ڈفرینٹ بیماریوں کے خلاف ان کی میڈیکیشنز چلتی رہتی ہیں۔ لیکن اکثر اوقات ایسے بچے جنہوں نے کبھی بھی پولیو ویکسینز نہ لی ہوں اور 5 سال سے بڑی عمر میں چلے گئے ہوں اور کبھی وہ ایکسپوز ہو جائیں وائرس کے سامنے تو وہ بھی شکار ہو سکتے ہیں۔ ایسے کچھ کیسز بھی آئے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا ضیاء صاحب، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس۔ ضیاء الرحمان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے جو کہ پولیو کے حوالے سے بات کرے، تو بڑی ان ڈیٹیل ہماری کنورسیشن ہوئی اسے کہ کس طرح سے ہم پولیو کے خاتمے کی طرف جا سکتے ہیں اور پولیو فری پاکستان کا خواب اس کو شرمندہ تعبیر کر سکتے ہیں، کیونکہ پوری دنیا اس وقت پولیو فری ہو رہی ہے۔ تین وضاحت یہاں پہ وقت کو چاہتا ہے، ایک شارٹ سی کمرشل بریک کا بریک لیتے ہیں، واپس آتے ہیں، اسٹے ود اس۔ ویلکم بیک خواتین و حضرات، عید قربان کی آمد ہے، اور غزل کو جانور کیونکہ بہت زیادہ پسند ہیں، ہم سب کو عید کے درمیان تو جانور بہت پسند ہوتے ہیں، اسپیشلی اگر بکرے کی بات کی جائے، بیل کی بات کی جائے، قربانی کے جتنے بھی جانور ہیں وہ ہمیں پسند بھی ہوتے ہیں، لیکن ان کی ٹیک کیئر بھی کرنا بہت ضروری ہوتا ہے کہ اگر آپ نے جانور کو لے کے آیا، منڈی سے لے کے آئے، تو اس کو آپ نے شیلٹر کس طرح سے پرووائڈ کرنا ہے، اس کو دھوپ سے کس طرح سے آپ نے دور رکھنا ہے، اس کی فوڈ کا خیال کس طرح سے کرنا ہے، کیونکہ کل ہی ہم ایک خبر بھی پڑھے تھے، یاد ہوگا آپ کو کہ ایک لڑکی نے بیل کا وہ ٹب سے چوری کر لیا، مطلب بینگ اے سوسائٹی ہماری کچھ رسپانسبلٹی ہے، اور بینگ اے پرسن جو بیل خرید کے لا رہا ہے وہ بھی ہماری کچھ رسپانسبلٹی ہے۔ ان تمام رسپانسبلٹیز کے اوپر بات کریں گے اور کس طرح سے اینیمل ویلفیئر بہت ضروری ہے ہمارے معاشرے میں، اس کے اوپر بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر قرۃ العین جو کہ ویٹنری ڈاکٹر بھی ہیں اور ایک ڈائریکٹر بھی ہیں۔ قرۃ العین، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس۔ سب سے پہلا سوال میں آپ سے یہ کروں گا کہ جس طرح میں نے بتایا کہ عید پہ ہم سب کو بہت شوق ہوتا ہے کہ ہم نے جا کے جانور لانا ہے، لیکن اس کی ٹیک کیئر ہم اس طرح سے نہیں کر پاتے، یہ کتنا ضروری ہے ایک جانور کی ٹیک کیئر کرنا، کتنا ضروری ہے؟ دیکھیے اسلامک کے لیے اگر ہم پوائنٹ آف ویو سے بات کریں تو قربانی کے جانور کی جتنی خدمت کی جائے گی اتنا زیادہ ثواب ہے،
اور اگر ہم ایز اے پروفیشنل بات کریں تو لوگوں کو اتنا آئیڈیا نہیں ہے کہ جانور لا کے پالنا کس طرح ہے. وہ اپنے بچوں کے کھیلنے کے لیے اس کو کائنڈ آف ٹوائے اس کو آج کل اس کو رکھ رہے ہیں. جانور لے آتے ہیں بچے, آپ گلیوں میں دیکھیں گے گھسیٹ رہے ہوتے ہیں, چھوٹے چھوٹے بچے اپنے سے ڈبل سائز کے جانور کو گھسیٹ رہے ہوتے ہیں. کبھی جانور اپنی رسی چھڑا کے بھاگ جاتا ہے. کار ایکسیڈنٹس بہت دیکھے ہیں, ان کو تو آئیڈیا نہیں ہے کہ انہوں نے گاڑی کے آگے نہیں آنا. بہت زیادہ جانور ایسے ضائع ہو جاتے ہیں کیونکہ آپ کو پتہ ہے اگر قربانی کے جانور کو ذرا سا بھی زخم ہو جائے تو آپ اس کی قربانی نہیں کر سکتے. تو بہت سے قربانی کے جانور ایسے ضائع ہو جاتے ہیں. تو اس لیے پیرنٹس کا اور جو گھر میں بڑے لوگ ہیں ان کا یہ کام ہے کہ وہ بچوں کو ایک تو ایجوکیٹ کریں جانور لانے سے پہلے کہ اس کا کیسے ٹیک کیئر کرنا ہے. وہ ایک ٹوائے نہیں ہے, وہ ایک سیکریفائس ہے جو کہ ہمارے ریلیجن کے بہت کلوز ایک چیز ہے یہ. تو اس کے لیے ان کو ایجوکیٹ کرنے کی بہت ضرورت ہے اور بچوں کو سمجھایا جائے کہ جانور کو بس ہاتھ لگائیں, پیار کریں, بٹ اپنے سے بڑے کام نہ کریں. اور جب ہم کوئی جانور گھر لے کے جا رہے ہیں تو ہمیں پہلے اس کے لیے جگہ بنانی چاہیے. یہ نہیں ہے کہ پہلے جانور لے آئیں بعد میں دیکھا جائے گا کہ اس کو رکھنا کہاں ہے. آپ اپنے گھر کا پہلے ماحول دیکھیں. اگر آپ 15 دن پہلے لا سکتے ہیں, آپ کے پاس لان ہے تو ویل اینڈ گڈ. اگر نہیں ہے تو پلیز آپ آخری دن لے لیں, ایک دن پہلے لے لیں, لیکن جانور کے اوپر ظلم کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ اس کے جب آپ لے کے آ رہے ہیں, آج کل تو بہت گرمی ہوگی بھی ہے, تو آپ دیکھیں کہ پنکھے کا انتظام کریں, کسی دھوپ میں نہ رکھیں, اس کو سائے دار جگہ پہ رکھیں, صاف پانی پینے کا رکھیں, اس کو ایک مقدار میں کھانا دیں. بہت اوور ایٹنگ کرانے کی بھی ضرورت نہیں ہے. لوگ جو ہیں وہ بہت زیادہ گرینز کھلا دیتے ہیں تو پھر ہمارے پاس رپورٹس آتی ہیں کہ اب پیٹ میں گیس بھر گئی ہے, بکرا شور کر رہا ہے. اچھا یہ مسئلہ یہ ہے نا کہ جب لوگ اوور ایٹنگ کراتے ہیں نا, وہ سمجھتے ہیں ہمارا بیل جو ہے نا موٹا ہو جائے گا اتنا. ایسا نہیں ہے, کھا کے گرینری. بالکل ان کی مسکنسیپشنز, ان کو لگتا ہے کہ 2 دن میں شاید وزن 2 کلو 3 کلو بڑھ جائے گا. ایسا بالکل بھی نہیں ہے. آپ زیادتی کر رہے ہیں اس جانور کے ساتھ. آپ ان کو یہ بہت پینفل, ایک جب ان کو گیس ہوتی ہے وہ بہت پینفل ہوتا ہے ان کے لیے. اور یہ پھر اگر ہمیں جب ٹریٹمنٹ کے لیے آتے ہیں تو سم ٹائمز ہمیں سرجیکلی اس کو ریموو کرنا پڑتا ہے. اس سے بھی آپ کا جانور جو ہے وہ ضائع ہو سکتا ہے, اس کی قربانی نہیں ہوگی. تو ان چیزوں کا کافی آپ کو دھیان رکھنا پڑے گا. اور آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ لیٹ سپوز اب ہم جب جانور لاتے ہیں تو ہم کرتے کیا ہیں کہ ہم دن کو سارا دن اس کو دھوپ میں رکھتے ہیں, ٹھیک ہے, وہاں پہ کچھ 2-3 چیزیں دے دیتے ہیں. وہ جو جانور کے آگے سے سامان چوری ہوا تھا وہ بھی بیچارہ گلی میں کھڑا تھا, بالکل ٹھیک ہے, اور رات کو اس کو ہم اتنی مہربانی کر دیتے کہ اپنی گاڑی باہر کھڑی کر کو کار پورٹ میں لے کے آ جاتے ہیں تاکہ یار رات کو ہی جو بس یہ گنشن کرے گا اس کا صفائی کر دیں گے. تو یہ میرا خیال ہے کہ بہت انفارچونیٹ ہے. یہ بہت انفارچونیٹ ہے. اور the thing is کہ کچھ لوگ جن کے گھروں میں جگہ بھی ہوتی ہے وہ اپنا بیل دکھانے کے لیے گھر کے باہر باندھتے تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ آپ کس چیز کی قربانی کر رہے ہیں. جی, تو وہ یہ ہے کہ یہ اسٹیٹس سمبل نہیں ہے, یہ ایک سیکریفائس ہے جو کہ آپ نے اللہ کے لیے کرنا ہے. تو ہم لوگوں کو یہی کہتے ہیں کہ پلیز آپ ایک تو حالات دیکھ کے, اپنے گھر کا ماحول دیکھ کے اس حساب سے جانور لیں اور اتنا ہی پہلے لیں جتنا آپ سنبھال سکتے ہیں. اچھا قرۃ اللہ, ہم نے عید کے حوالے سے تو بات کر لی, لیکن آپ جانوروں کی ویلفیئر کے حوالے سے بھی کام کرتی ہیں, مختلف قسم کے جانور آپ ظاہر ان کا ٹریٹمنٹ بھی کرتی ہیں. مجھے یہ بتائیں کہ کامن کیا ہیلتھ ایشوز آتے ہیں؟ اگر فار ایگزامپل ہم ایک اسپیسیفک جانور کی بات نہیں کریں گے, کسی نے کیٹس رکھی ہیں, کسی کے پاس ڈاگز ہیں, کسی کے پاس ہارس ہیں, تو کیا کامن ایسی ایشوز ہوتے ہیں, ہیلتھ ایشوز جو پیٹس میں ہوتے ہیں؟ سب سے زیادہ جب آپ کوئی بھی پیٹ رکھتے ہیں نا تو ایشو کوئی بھی آ سکتا ہے. اس لیے آپ نے اس کی پریونشن کے لیے کرنا یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اس کے ڈیورمنگ اسٹیٹس اور اس کا ویکسینیشن اسٹیٹس اور اس کا گرومنگ اسٹیٹس آپ نے مینٹین رکھنا ہوتا ہے. اگر یہ تینوں چیزیں مینٹینڈ ہیں تو آپ کا 80% جانور کا بھی بیمار نہیں ہوگا. تو جب بھی آپ نے جانور لینا ہے آپ نے ان 3 چیزوں کو میک شیور کرنا ہے. اور بیسیکلی ہم لوگ ایز اے پروجیکٹ کر رہے ہیں اسٹرے اینیملس کے اوپر, ان کی ویلفیئر کے لیے. تو ہم لوگ ملٹیپل اسپیکٹس پہ کام کر رہے ہیں. ہمارے پاس ہم ڈاگس کی اوور پاپولیشن کنٹرول پہ کام کر رہے ہیں. اس کو کہتے ہیں TNVR, ٹریپ نیوٹر ویکسینیٹ ریلیز. اس میں ہم لوگ سیکٹر وائز اینیملس کو, اسپیشلی ڈاگس کو پک کرتے ہیں, ان کو اپنے شیلٹر پہ لے کے جاتے ہیں. ہم ان کو نیوٹرس پے کرتے ہیں تاکہ وہ ریپروڈیوس نہ کر سکیں. ہم ان کو اینٹی ریبیز ویکسین لگا کے واپس اسی جگہ پہ ریلیز کرتے ہیں جہاں سے ہم نے ان کو پک کیا ہوتا ہے. بیکاز ڈاگز آر ویری ٹیریٹوریل. ہم ان کے ساتھ چھیڑخانی نہیں کرنا چاہتے کہ ہم ان کو ایک جگہ سے اٹھا کے دوسری جگہ پہ لے کے جائیں اور وہ وہاں پہ جا کے دوسرے ڈاگس کے ساتھ ٹیریٹری کے لیے لڑیں اور زخمی ہو جائیں. ہم ایسا نہیں چاہتے, تو ہم ان کو اسی جگہ پہ ریلیز کرتے ہیں. ایک اور ایسپیکٹ جس پہ ہم کام کر رہے ہیں دیٹ از اینیمل ریسکیوئنگ. الحمدللہ ہمارا آل اوور دا پاکستان 4 شیلٹرز ہیں. ایک اسلام آباد میں ہے, ایک کراچی میں ہے, ایک لاہور میں ہے, ایک اسکردو میں ہے. ہماری 7+ ایمبولینس فلیٹ ہے جو کہ آل اوور دا پاکستان کام کر رہی ہے. ہم انڈیویجول ریسکیورز کے ساتھ کولیبریشن میں کام کر رہے ہیں. اس میں ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی اینیمل روڈ پہ انجرڈ نظر آتا ہے, کسی کو ہٹ اینڈ رن کیس ہے, لوگ دیکھے بغیر گاڑیاں
कुछ चलते हुए जा रहे हैं जानवरों को। डिफॉरेस्टेशन इतनी ज़्यादा हो गई है कि जब जानवर जो पहले जंगलात में रहते थे अब वो रोडों पे आ रहे हैं, न्यू न्यू सोसाइटीज़ बनती जा रही हैं उनके घरों में, और लोग कहते हैं कि भाई हमारा घर है, वो ये नहीं देख रहे कि आप उनके घर में घुस रहे हैं। बिल्कुल। और उनको नहीं आइडिया कि जंगल से निकल के रोड कैसे क्रॉस करनी है, तो वो लोग कुछ चलते हुए जा रहे हैं, ओवर स्पीडिंग कर रहे हैं। लोग अब गुजरते हुए किसी को पत्थर मार दिया, किसी को स्टिक मार दी, हाथ में जो चीज़ आई उस जानवर को मार दिया, वो ज़ख्मी हो जाते हैं। तो हम ऐसे केसेस की कॉल आती है, हमारी टीम उनको रेस्क्यू करती है, फिर हम उनको शेल्टर पे लेके आते हैं, हम उनको ट्रीट करते हैं, गॉड विलिंगली वो हील हो जाते हैं। तो हमारी पहली कोशिश होती है तो हम उसको अडॉप्शन पे दे दें, तो हम उसको रिलीज़ कर दें। लेकिन अगर वो पैरालाइज हो गया हुआ है या कोई टांग हमें एम्पुटेट करनी पड़ी है या कोई और इशू है, तो वो हमारा परमानेंट मेंबर बन जाता है। और हम फिर लोगों को रिक्वेस्ट करते हैं कि आप उसको स्पॉन्सर करें मंथली बेसिस पे। अगर आप एनिमल लवर हैं दैट्स गुड, अगर आप एनिमल लवर नहीं है तब भी, अगर हम लोगों जैसी ऑर्गेनाइजेशन, एनिमल कोई भी एनिमल है उसकी वैक्सीनेशन कितने अरसे के बाद होनी चाहिए? होता ये है कि पेट्स में हम ये करते हैं कि 30 डेज या 40 डेज के ऊपर आप लगाते हैं वैक्सीन, एज ऑफ 40 डेज, ठीक है। देन 21 डेज बाद बूस्टर लगता है, फिर ईयरली वो बूस्टर रिपीट होता है। अच्छा, पहले 2 लगते हैं फिर ईयरली बूस्टर रिपीट होता है। जो पिछला सवाल गजल ने किया था उसके वेलफेयर के हवाले से, वो तो आपने अपने काम बता दिए। अब मुझे ये बताइएगा कि जो पब्लिक है उसकी अवेयरनेस के लिए भी कोई कैंपेन्स आप चला रहे हैं, क्योंकि दैट इज वेरी नेसेसरी। हमारे मुल्क में तो इस तरह की अवेयरनेस चलाना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, हमारा जो तीसरा एस्पेक्ट है उसमें पब्लिक अवेयरनेस ही है, जिसमें हम लोग स्पेशली मैं और हमारे जो CEO हैं मिस्टर टॉचे, हम लोग जो है मल्टीपल स्कूल्स, यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, पब्लिक प्लेसेस, हम वहाँ पे जाते हैं, हमारे सेमिनार्स होते हैं, हम बच्चों के साथ स्पेशली इंटरेक्ट करते हैं, क्योंकि हमारा फोकस जो है वो यंग जनरेशन है, जिन्होंने इस मुल्क का जो फ्यूचर है, हम उनको एजुकेट करना चाह रहे हैं कि वाई दीज एनिमल्स आर इम्पॉर्टेंट, इस्लाम में जानवरों का क्या हकूक बताए गए हैं, हमारे इकोसिस्टम में इनका क्या रोल है। अगर अल्लाह ने कोई चीज़ बनाई है तो वो बेमकसद नहीं है, और हम अशरफुल मखलूक़ात हैं, हमसे सवाल किया जाएगा इनके बारे में भी। तो हम बच्चों को स्पेशली एजुकेट करना चाह रहे हैं और कम्युनिटी को भी हम एजुकेट कर रहे हैं। हम साथ जो न्यू वॉलंटियर्स हैं जो कि इस फील्ड में आना चाहते हैं, हम उनको फर्स्ट एड भी सिखाते हैं कि उनके पास क्या होना चाहिए, कैसे उन्होंने एक इंजर्ड एनिमल को अप्रोच करना है, क्योंकि ये जब डरे हुए होते हैं तो आपको थोड़ा सा ख्याल करना पड़ता है इनसे। तो हम उनको पूरी ट्रेनिंग देते हैं कि आप बस ऐसे ही नहीं एनिमल को टच कर सकते, यू हैव टू गेट योरसेल्फ ट्रेन फॉर दिस। और जिस तरह खुदा न खास्ता नेचुरल डिजास्टर कभी कोई आ जाता है, तो जहाँ पे हमारे ह्यूमैनिटेरियन जो पार्ट है वो इंसानों की हेल्प आउट कर रहा होता है, तो हम लोग एनिमल्स को हेल्प आउट कर रहे होते हैं। थैंक यू सो मच करोसुलैन, आप आई और बहुत अच्छे से आपने चीज़ों को एक्सप्लेन किया। ख़वातीन और हज़रात, यहाँ पे वक्त हो चाहता है एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, स्टे विद अस। वेलकम बैक ख़वातीन और हज़रात। हमने जानवरों की वेलफेयर के हवाले से बात की है, लेकिन अब जानवरों के हवाले से किस तरह का जानवर हम कुर्बानी के लिए दे सकते हैं, वो तो सबको पता है कि उसकी उम्र 2 साल से ज़ायद होनी चाहिए, फिर उसको किसी किस्म का दाग नहीं होना चाहिए। लेकिन बहुत सारी मिथ्स भी ऐसी हैं जो हमारी मार्केट में प्रिवेल कर रही हैं। जिस तरह से आजकल मैं सोशल मीडिया पे सुन रहा हूँ कि भैंस की कुर्बानी नहीं हो सकती है, हमें कहीं से हदीस में नहीं मिलता है। ये तो बहुत पॉपुलर हुई है बात। फिर इस तरह की बात है कि वो मसनून अमल नहीं है, इस हवाले से भी बात होगी। और फिर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि हमारे माशरे में प्रिवेल कर रही हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं पे इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक नहीं है। और बहुत सारी चीज़ें जो माशरे में ठीक हमें लग रही हैं वो इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक नहीं है। इन तमाम तर चीज़ों के ऊपर आज हम रोशनी डालेंगे। जी हाँ, और मुफ्ती सईद रियासत हुसैन शाह साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया। रियासत साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहला हम यही करेंगे, जो एक हम देख रहे हैं सोशल मीडिया पर बातें चल रही हैं कि भैंस की कुर्बानी जायज़ है, नहीं है, करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इस वक्त सोशल मीडिया का आपको पता है रुझान इतना ज़्यादा है कि जो बात वहाँ पर चलती है वो पत्थर पर लकीर हो जाती है कि शायद ऐसा ही है। तो लोगों की ये क्लैरिफिकेशन लोगों को चाहिए कि असल में है क्या इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू का। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह, अम्मा बाद। कुर्बानी के जो जानवर हैं अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में उनका जिक्र किया है, और वो 4 किस्म के जानवर हैं। ये बात ज़हन नशीन कर लेनी चाहिए कि हर हलाल जानवर की कुर्बानी नहीं है। ऐसा नहीं है कि जो भी चीज़ हलाल है उसकी कुर्बानी कर ली जाए, बल्कि कुर्बानी के लिए मखसूस अक़साम के जानवर हैं, और कुरान ने उनका तज़किरा किया है, और वो 4 हैं। वो ऊँट है, वो गाय है, वो बकरा और छतरा है। इसका मुज़क्कर और मुअन्नस दोनों किस्म के इसमें शामिल हैं।
ان جانوروں کے علاوہ باقی جو حلال چیزیں ہیں، کوئی کہتا ہے زیبرا، کوئی کہتا ہے فلاں چیز اس کی قربانی ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی، تو کسی جانور کا حلال ہونا وہ اس بات کی علامت نہیں ہے کہ اس کی قربانی ہو سکتی ہے۔ رہی بات آپ کے سوال کے حوالے سے کہ کیا بھینس کی قربانی ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی، تو عید کے موقع پر عام طور پر یہ کٹا کھلتا ہے کہ کیا کٹے کی قربانی ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی، تو بالکل اس حوالے سے علماء کی مختلف آراء سامنے آتی ہیں، لیکن جو جانوروں کو جاننے والے اور ان کی اقسام کو جاننے والے اہل علم ہیں وہ بھینس کو گائے ہی کی نسل شمار کرتے ہیں، بھینس کو کوئی الگ نسل شمار نہیں جاتا۔ تو اہل لغت جتنے بھی ہیں وہ اس بات پہ متفق ہیں کہ بھینس گائے کی نسل ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ اونٹ کی بہت ساری اقسام ہوتی ہیں، مختلف اقسام کے ہیں، گھوڑے مختلف اقسام کے ہوتے ہیں، اور بعض تو ایسے ہوتے ہیں کہ دیکھنے میں بالکل ایک دوسرے کے مشابہ نہیں ہوتے اور بڑا فرق نظر آتا ہے۔ تو ایسے ہی بھینس اور گائے میں اگرچہ ہمیں بظاہر بہت سارا فرق نظر آتا ہے، لیکن بھینس گائے ہی کی نسل میں سے ہے۔ باقی رہی بات یہ کہ اس کا حدیث میں ذکر نہیں آتا، تو حدیث میں اس لیے ذکر نہیں آتا کہ عرب کے معاشرے میں گائے تو پائی جاتی تھی لیکن بھینس نہیں پائی جاتی تھی۔ اللہ کے رسول کے زمانے میں بھینس الگ سے نہیں پائی جاتی تھی، چونکہ یہ زیادہ گرمی والی جگہوں پہ اس کا رہنا ممکن نہیں ہے، تو اس لیے عرب میں پائی نہیں جاتی تھی۔ اللہ کے رسول نے باقاعدہ بھینس کا نام ذکر نہیں کیا یا اس کی قربانی نہیں کی، لیکن اس ضمن میں کہ یہ گائے کی نسل ہے، تو جب گائے کی قربانی جائز ہے تو بھینس کی قربانی اس اعتبار سے کوئی اس میں حرج والی بات نہیں ہے۔ بالکل۔ اچھا مفتی صاحب، مجھے ایک اور کانسیپٹ تھوڑا سا کلیئر بھی کرنا ہے کہ بہت سارے لوگ ہیں قربانی کا جانور لیتے ہیں، ٹھیک ہے، اچھا جانور لینا چاہیے، پیارا جانور لینا چاہیے، حدیث سے بھی یہ بات ثابت ہے کہ آپ بہت اچھا جانور لیں، لیکن اگر آپ نے یہ جانور لیا ہے اس کو سوشل میڈیا پہ پوسٹ کرنے کے لیے، دوسروں کو امپریس کرنے کے لیے، اس میں وہ جو ریاکاری کا ایلیمنٹ آ جاتا ہے، اس حوالے سے ہمیں کتنا زیادہ اجتناب کرنا چاہیے؟ جی بالکل ایسے ہی ہے، جیسے ہمیں بے عیب جانور تلاش کرنا چاہیے تو ویسے قربانی کرنے والا خود بھی بے عیب ہونا چاہیے، اور 3 بنیادی شرطیں اس میں موجود ہونی چاہیے۔ نمبر 1، اس کا عقیدہ ٹھیک ہونا چاہیے، اگر وہ مسلمان نہیں ہے اور قربانی صرف ایک جانور کی نہیں بلکہ اپنی جان کی بھی قربانی دے دے تو اللہ کے ہاں یہ قربانی قبول نہیں ہے۔ دوسری چیز کہ جو جانور وہ خریدنے لگا ہے تو وہ حلال مال سے اس نے خریدا ہو، یہ نہیں ہے کہ کسی پہ ظلم کر کے، زیادتی کر کے، دھوکہ دے کے، ناجائز منافع خوری کر کے اور ذخیرہ اندوزی کر کے اور حلال راستوں کو چھوڑ کر حرام کا انتخاب کر کے، کوئی سود کے ذریعے، کوئی رشوت کے ذریعے مال کمایا اور اس سے بہترین قسم کا جانور خرید رہے ہیں، تو اس جانور کی بھی اللہ تعالیٰ کو کوئی ضرورت نہیں ہے اور اس کی قربانی بھی کسی کام کی نہیں ہے۔ اور تیسری بنیادی شرط جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا وہ یہ ہے کہ یہ جانور ہم نے اللہ کے لیے ذبح کرنا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں، قل ان صلاتی، اے پیغمبر آپ کہہ دیجئے بے شک میری نماز، و نسکی اور میری قربانی، و محیای و مماتی اور میرا جینا اور مرنا، للہ رب العالمین، اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ تو اگر کوئی شخص اپنے جانور کی تصویریں بنا کے سوشل میڈیا پہ شیئر کر رہا ہے اور لوگوں کو دکھا رہا ہے کہ میں اتنا بڑا جانور ذبح کر رہا ہوں اور اللہ کے راستے میں قربان کر رہا ہوں، اور وہ دکھلاوے کا شکار ہو گیا ہے، تو ایسی عبادت اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوتی۔ اللہ کے ہاں وہ جانور قبول ہوتا ہے اگرچہ وہ کم پیسوں میں لیا گیا ہو، بہت زیادہ انسان استطاعت نہیں رکھ رہا اور اس نے کفایت کرنے والا جانور لے لیا ہے، لیکن وہ صرف اور صرف اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے وہ ذبح کر رہا ہے، تو یہ اللہ کے ہاں قبول ہوگا۔ تو یہ ہمارے یہاں ایک غلط رسم چل پڑی ہے کہ ٹھیک ہے اس بات کی تو تعلیم دی گئی ہے کہ قربانی کا جو جانور ہے اس کی تعظیم ہونی چاہیے، اس کے گلے میں ہار ڈالنا، اس کا احترام کرنا، اس کی پرورش کرنا، اسے سنبھالنا، یہ باعث اجر ہے، لیکن اسے لوگوں کی نظروں کے سامنے لا لا کے دکھانا کہ ہم نے ایسا جانور لیا، اتنے لاکھ کا لیا ہے، اتنے کروڑ کا لیا ہے، تو یہ اچھا ریاست صاحب ایک اور بات بھی ہے، ایک اور مت بھی ہے، اس کو بھی کلیئر کیجئے گا، کیونکہ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ شاید جیسے کہا جاتا ہے نا کہ قربانی کے لیے بہترین جانور ہونا چاہیے، تو لوگوں کی یہ بھی باتیں ہم نے سنی ہیں، وہ یہ کہتے ہیں اور یہ سوال بھی ہے ایک کہ جو جانور بوڑھا ہو جاتا ہے کیا اس کی قربانی کرنی چاہیے نہیں کرنی چاہیے، پھر اس کے بعد اگر کوئی جانور بیمار ہے یا اس کا سینگ ٹوٹ جاتا ہے کچھ بھی اس طرح سے، تو اس حوالے سے پھر کیا احکامات ہیں کہ پھر اس کی قربانی بھی نہیں ہوگی؟ جی، جن جانوروں کی قربانی ہو سکتی ہے ان میں سے بھی ہم نے بنیادی شرطیں دیکھنی ہیں۔ پہلی شرط تو یہ ہے کہ وہ جانور 2 دانتہ ہو جائے،
جب مسنہ ہو جائے گا. عام طور پر ہمارے ہاں لوگوں میں یہ نظریہ پایا جاتا ہے کہ جب 2 سال کا ہو جائے. ایسا نہیں ہے. عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ گائے کا بچہ جب 2 سال کا ہوتا ہے وہ 2 دانتا ہو جاتا ہے. اونٹ جب 5 سال کا ہوتا ہے تو 2 دانتا ہوتا ہے. اصل ہم نے اس کی صفت کو دیکھنا ہے, عمر کو نہیں دیکھنا. تو جو 2 دانتا ہو جائے, یعنی جس کے دودھ والے 2 دانت ٹوٹ جائیں, گر جائیں اور نئے دانت آنے کی وجہ سے, تو اس جانور کی قربانی کر سکتے ہیں. پھر اگر اس میں بھی کوئی عیب موجود ہے, مثال کے طور پہ وہ لنگڑا ہے یا وہ کانا ہے یا وہ بیمار ہے یا وہ ایسا بوڑھا ہو چکا ہے کہ بڑھاپے کی وجہ سے اب اس کی ہڈیوں کا گودا خشک ہو گیا اور اس کا گوشت اس طرح سے نہیں رہا, تو ایسے جانور کو قربان نہیں کر سکتے. اچھا, تو یہ جو ایک چھوٹا سا پوائنٹ ہے وہ بھی یہیں پہ کلیئر کر دیجئے گا غزل کے سوال کے ساتھ ہی. وہ دوندے کی جو آپ نے بات کی, وہ بیسیکلی 2 سال اس کی عمر بھی ہوتی ہے, تو ایک طرف اگر اس کے دوسرے دانت نہیں نکلے اور 2 سال عمر پوری ہو چکی ہے تو اس کے حوالے سے کیا حکم ہے؟ ہمارے ہاں ایک رائے تو علماء کی یہ پائی جاتی ہے کہ اگر عمر پوری ہو گئی تو پھر بس اسے قربان کر دیں, بے شک اس کے دانت نہ بھی نکلے ہوں. لیکن جو صحیح بات ہے, جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمائی ہے, لا تذبحوا الا مسنۃ, کہ 2 دانتا ہی ذبح کرو. تو اس سے یہی پتہ چلتا ہے کہ اگر کسی کی عمر تو ہو گئی لیکن ابھی وہ 2 دانتا نہیں, اس کو ذبح نہیں کر سکتے, تو صرف عمر کو نہیں دیکھا جائے گا بلکہ اس کی صفت کو دیکھا جائے گا. اور کوئی ہو سکتا ہے کہ 2 سال سے پہلے 2 دانتا ہو جائے تو پھر بھی اسے قربان کیا جا سکتا ہے. اوکے, صحیح ہو گیا. اچھا ریاست صاحب, مجھے یہ بھی بتائیے گا کہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ ظاہر 7 حصے ہوتے ہیں اور یہ کہا جاتا ہے کہ جس کا حصہ ہے وہ تو جانور کے اوپر ہاتھ لگائے گا, یا پھر جب جن کے بھی حصے ہیں 7 لوگ ہیں تو 7 لوگ چھری کے اوپر ہاتھ لگائیں گے. تو اس حوالے سے بھی تھوڑا سا کانسیپٹ کلیئر کیجیے گا. اس حوالے سے گزارش یہ ہے کہ ویسے افضل تو یہی ہے کہ جو آدمی قربانی کر رہا ہے وہ اپنے ہاتھ سے ذبح کرے, لیکن جب اس میں 7 لوگ شریک ہیں تو 7 بندے تو ذبح نہیں کر سکتے. اور حکم ہمیں اس بات کا ہے, شریعت یہ کہتی ہے وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذِّبْحَةَ, کہ جب ذبح کرو تو اچھے طریقے سے ذبح کرو, جانور کا تکلیف نہ پہنچے. تو جانور کو تکلیف سے بچانے کے لیے ان 7 میں سے کوئی ایک ذبح کر دے گا تو یہ اس کی طرف سے کافی ہے. باقیوں کی طرف سے یہ جو ہمارے ہاں ہر ایک چھری کے اوپر ہاتھ رکھتا ہے تو اس سے جانور کی تکلیف بڑھتی ہے. اس کام سے بچنا چاہیے, بلکہ ان 7 میں سے کسی ایک کی ذمہ داری لگا لیں, جو ذبح کرنے کے معاملات کو جانتا ہے وہ ذبح کر دے, اور باقی اس کے پاس موجود ہیں یا اگر موجود نہیں بھی ہیں کسی وجہ سے تو قربانی ہو جاتی ہے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن یہ طریقہ کہ ہر ایک نے الگ الگ چھری پہ ہاتھ رکھنا ہے, یہ مناسب طریقہ اس لیے نہیں ہے کہ اس سے جانور کی تکلیف میں اضافہ ہوتا ہے, اور شریعت نے حکم دیا ہے کہ اس کو جلدی سے جلدی ذبح کرو اور تکلیف سے بچاؤ. ٹھیک. اچھا مفتی صاحب, مجھے یہ بھی بتائیے گا کہ ہم گلی محلوں میں دیکھتے ہیں چھوٹے چھوٹے بچے جن کو جانوروں کا شوق بڑا ہوتا ہے, لیکن ہم اکثر اوقات یہ دیکھتے ہیں کہ وہ جانور جو عید کے لیے آیا ہوتا ہے وہ بیچارہ بڑا ذلیل و خوار ہو رہا ہوتا ہے گلیوں میں. ایک چھوٹا سا بچہ اس کو ادھر گھما رہا ہے, ادھر گھما رہا ہے, ادھر گھما رہا ہے, اس کو کھینچ رہا ہے, اور کہیں نہ کہیں پہ اس کو ریس بھی لگائی ہوتی ہے, اور کہیں نہ کہیں اوپر بیٹھ کے پکچرز لینا, تکلیف پہنچائی جاتی ہے. از اٹ گڈ کر لینا چاہیے یا پھر یہ بہت ممانعت ہے اس کی؟ دیکھیں, جس بندے کے پاس سنبھالنے کے انتظامات موجود ہیں اور وہ کچھ دن پہلے قربانی کا جانور لے کے گھر میں سنبھالتا ہے, اس کی خدمت کرتا ہے, تو اچھی بات ہے. لیکن یہ بچوں کا کھیل نہیں ہے کہ بچوں کے ہاتھ میں اس کی رسی پکڑا دیں اور پھر وہ جہاں مرضی لے کے جائیں. اس سے جانور کو بھی تکلیف پہنچتی ہے اور گزرنے والے لوگوں کو بھی تکلیف پہنچتی ہے, اور اہل محلہ کو بھی, اور اس راستے پہ آنے جانے والوں کو بھی تکلیف پہنچتی ہے. اور کئی ایسے واقعات ہمارے سامنے ہیں کہ یہ جانور پھر ایکسیڈنٹ کا باعث بنتے ہیں اور لوگوں کی جانوں تک کے ساتھ کھیلا جاتا ہے. تو ان چیزوں سے بچنا چاہیے. آپ جانور کو سنبھال سکتے ہیں تو اپنے گھر میں لے آئیے بر وقت, اس کی خدمت کیجیے, اسے باندھیے اپنے گھر میں اور گھر میں ہی اس کی حفاظت کریں. اور اگر کہیں پہ ایسا ممکن ہے کہ اس کی خدمت نہیں ہو سکتی, بچے اس کو لے کے نکلتے ہیں اور نقصان کرتے ہیں اپنا بھی اور جانور کا بھی اور لوگوں کا بھی, تو پھر یہ چیز قطعاً درست نہیں ہے. لوگوں کو تکلیف سے بچانا یہ فرض اور لازم امر ہے. ٹھیک ہو گیا. مفتی صاحب تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. مفتی ریاست حسین شاہ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے کہ قربانی کے حوالے سے بات کر رہے تھے. خواتین و حضرات, ہم امید کرتے ہیں کہ آج کی صبح کی سوچ آپ کو پسند آئی ہوگی. مجھے غزل کو اور ہماری پوری پروڈکشن ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.